क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये यूज करना है कि कोई मन में एग्जाम्पल सोच लेना है। एक धातु का एग्जाम्पल सोच लिए जिंक, ठीक है, और कोई अम्ल का एग्जाम्पल सोच लिए H2SO4 और इनको करवा दिए रिएक्शन और इनसे बना जिंक सल्फेट। इनसे बना क्या बना? इनसे बना जिंक सल्फेट और साथ में क्या बन गया? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहां गैस बन करके निकल जाएगा। क्या बन के निकल जाएगा? और हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट है, टेस्ट का नाम याद रखना, बहुत मशहूर नाम है, पॉपअप टेस्ट। क्या नाम है? या पॉप साउंड। क्या होगा? पॉप साउंड। हाइड्रोजन जो निकलेगा ना, सुनो, एक टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब में जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा लेना और जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालने के बाद इसमें क्या करना है कि थोड़ा सा कुछ बूंद एसिड का डाल देना, H2SO4 का। इनमें होगा रिएक्शन और रिएक्शन से निकलेगा गैस। अब ये गैस पहचाननी है कि कौन सी गैस है। याद रखो, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है? यहां पर लाया जाता है एक जलता हुआ माचिस का तिल्ली। क्या लाना है? जलता हुआ माचिस का तिल्ली। और अगर ये माचिस का तिल्ली के साथ जब गैस संपर्क हुआ और उसमें पॉप साउंड आया, पॉप करके, तो ये डिटेक्ट करता है या ये प्रूफ करता है कि निकलने वाला गैस कौन सा है? बोलो, हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले बोलो, ये जिंक सल्फेट ये क्या है? एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है? सॉल्ट है। ये क्या बना? सॉल्ट यानी कि लवण, और साथ में बना हाइड्रोजन गैस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवण और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर है दूसरा। समतल दर्पण पर, देखो क्वेश्चन को देख करके आंसर नहीं बनाना है, मेरा बात समझिए, साइंस है और साइंस के क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि साइंस को समझ करके बनाया जाए, समझ करके पढ़ा जाए और कम से कम रटा जाए। यह सबसे बेस्ट तरीका है। अब क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण सबको बनाने आता है? बना दीजिए एक समतल दर्पण। तो आपने सबसे पहले क्या किया? एक बनाया समतल दर्पण। इसी तरह से बनता है ना। समतल दर्पण पर एक किरण अभिलंबवत आपतित होती है। अभिलंबवत आपतित होने का मतलब ऐसे, क्लियर है? अभिलंब, अभिलंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। अभिलंबवत आपतित हुआ, ठीक है, अभिलंबवत आपतित हुआ। तो जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु का नाम होता है कौन सा बिंदु? बोलो, आपतन बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो किरण टकराती है उस किरण को क्या कहते हैं? इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। और मिरर में जब भी इमेज बनाना हो, ध्यान से सुनना है, मिरर में जब भी कुछ भी करना होता है तो सबसे पहले बनाना होता है एक नॉर्मल। क्या बनाना होता है? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। तो अभिलंब कहां पर बनेगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो ये बना तुम्हारा अभिलंब। अब यहां पर तुम लोग बताओ हमको, एंगल आई कितना है? बोलो जल्दी से, एंगल आई कितना है? तो इसके लिए जवाब क्या देना होगा कि एंगल आई कहते किसको है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। इसमें किसी को कोई डाउट? फिर से बोलो, किसके किसके बीच का कोण? ये आपतित किरण है बाबू, यही अभिलंब है। अरे ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, दोनों के बीच का एंगल कितना? तुम लोग का खोपड़ी में छेद हो गया है। अरे जहां पर इंसिडेंट रहे है वहीं पर नॉर्मल है। 90 ऐसे होता है ना, ये एंगल 90 है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एंगल कितना है? तो एंगल आई 0, तो एंगल आर कितना? तो इंसिडेंट रे अगर ऐसे आया तो रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण ऐसे चला जाएगा। क्वेश्चन के पूछा क्या? परावर्तन के पश्चात किसका कोण? विचलन का कोण। किसका कोण?
विचलन का कोण का इंग्लिश होता है एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो एंगल ऑफ डेविएशन। अब तुम लोग से हम पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल बात बताना। हम ऐसे आ रहे थे और हम इससे टकरा गए और टकराने के बाद ऐसे हो गए, बताओ मेरा एंगल कितना चेंज कर गया? ओहो, अरे ऐसे था और ऐसे हो गया, कितना हुआ? तुम लोग अगर बोले कि 180 डिग्री से मुड़ो तो कैसे मुड़ोगे? ऐसे है, ऐसे हो जाओगे? अरे ऐसे किरण आ रही थी, ऐसे चली गई। सुनना ध्यान से, बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा है, हम जान रहे हैं। थोड़ा सा ज्योमेट्री बचपन में ठीक से नहीं पढ़े थे, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। किरण कहां से आ रही थी? ऐसे आ रही थी। तो लोग तो बोलेगा कुछ नहीं, मुसल्लापुर हाट से आ रही थी। इधर देख, किरण कहां से आ रही थी? कौन बोल रहा है जी कि लौट से आ रही थी? किरण कहां से आ रही थी? ये आ रही थी किरण, देखो ये हरा किरण, इधर देखो, ये किरण आ रही थी। अगर दर्पण नहीं होती तो किरण किधर चले जाती? फिर से एक बार और ट्राई कर लेते हैं, काश कहीं जवाब मिल ही जाए। चल आजा। किरण कहां से आ रही थी? ऊपर से आ रही थी, पता तो सीधे आगे चली जाती, लेकिन क्योंकि दर्पण थी, क्योंकि क्या थी? दर्पण थी, ये दर्पण थी, इसीलिए ऐसे चली गई। ऐसे आ रही थी, ऐसे चली गई, तो बताओ कितना डिग्री मुड़ी? अब समझ में आई कि नहीं आई? तो आंसर दे दो, 180 डिग्री। अच्छा अब बोलो, आपतन कोण कितना? परावर्तन कोण कितना? फॉर्मूला बता दें। परावर्तन के पश्चात विचलन कोण बराबर लिखो। फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, परावर्तन के पश्चात विचलन कोण बराबर। अगर फॉर्मूला के रूप में जानना है तो परावर्तन के पश्चात विचलन कोण बराबर, विचलन कोण बराबर होता है 180 माइनस 2i। बोलो क्या होगा? 180 माइनस 2i। फॉर्मूला लिखो, 180 माइनस। अब बताओ जल्दी से, एक किरण अगर ऐसे आ रही है, आपतन कोण, एक किरण ऐसे आ रही है, ध्यान देना, एक किरण ऐसे आ रही है, आपतन कोण का मान दिया हुआ है 20 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री। और अगर दर्पण परावर्तन के पश्चात ये किरण ऐसे चली जाएगी तो कितना डिग्री विचलित हुआ? अरे कितना डिग्री विचलित हुआ? अगर ये दर्पण नहीं होता तो किरण सीधे जाती, अगर दर्पण नहीं होता तो किरण सीधे जाती, दर्पण था इसीलिए मुड़ गई, तो विचलन यही ना हुआ। ये बोलो, ये टोटल एंगल कितना? ये 20 और ये 20, 40। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो ये कितना मुड़ा? बोलो ये कितना? 140 डिग्री। 180 माइनस 2 थीटा या 2i। बोलो बात क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन हम छोटा वाला पूछते हैं तुम लोग से, जवाब देगा। हम छोटा वाला क्वेश्चन है, बोलो परावर्तन कोण कितना? My question is what is the value of angle of reflection? तुम लोग सोच समझ के जवाब दे दो। यहां पर अभिलंब बनाएंगे, ये 20 है तो ये कितना हुआ? 70। ये परावर्तित किरण हुआ तो ये कितना होगा? 70 डिग्री। आंसर होगा 70 डिग्री। है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखोगे। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? ध्यान दो, क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सुनो बोर्ड पर ध्यान देंगे भाई साहब। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका एक अच्छा वाला नाम याद रख लो और इसको रट्टा लगा लो। इसका नाम है कैल्शियम, और बोलो हाइपो, और बोलो क्लोराइड। ड नहीं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये इसका सबसे अच्छा नाम है। और अगर इसका ब्लीचिंग पाउडर का अच्छा वाला फॉर्मूला देखो तो अच्छा वाला फॉर्मूला याद रखना, CaOCl और क्या? Cl। ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम है, सुनो क्या नाम है? कैल्शियम
और बोलो ऑक्सी और बोलो क्लोराइड। अब तुम्हारे पास एग्जाम में दो बातें होंगी, क्वेश्चन पूछेगा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, तो ऑप्शन में ये भी रह जाए और ऑप्शन में ये भी रह जाए तो दिस इज द बेस्ट आंसर। नंबर एक, अगर क्वेश्चन पूछे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, नाम ये भी दे और नाम ये भी दे तो दिस इज द बेस्ट आंसर। यानी सबसे अच्छा आंसर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और फॉर्मूला याद रखना CaOClCl। धवन सोडा का फॉर्मूला सबको याद है, बोलो क्या चीज, Na2CO3, सही है ना? नहीं अभी और जोड़ेंगे, इसका भी कुछ नाम है, इसका भी कुछ नाम है, इसका नाम है याद रखना, क्या नाम है इसका? नाम क्या है बोलो? इसका नाम है सोडा राख। बोलो क्या है? सोडा एस। बोलो क्या है? सोडा रैक। और अगर हम बना दे Na2CO3 और साथ में कर दे 10H2O तो बोलो ये हो गया क्या चीज? ये हो गया वाशिंग और बोलो क्या हो गया? सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बोलो NaHCO3 और बेकिंग पाउडर का बोलो NaHCO3 और प्लस बोलो प्लस कौन सा? टार्टारिक अम्ल। कौन सा? टार्टारिक अम्ल। चलो अगर उसमें क्वेश्चन पूछे टार्टारिक अम्ल का काम क्या है तो क्या बोलोगे? टार्टारिक अम्ल का काम क्या है? एक दिन बताए हुए हमको याद आ रहा है। टार्टारिक अम्ल का काम क्या है? ब्रेड के कड़वा स्वाद को हटाना। क्या चीज? ब्रेड का कड़वा स्वाद हटाना। नेक्स्ट आंसर कौन सा होगा बोलो? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार होता है, बोलो भार W बराबर क्या होता है? mg। अब g का मान 0 जो होता है ना, सुनना, g का मान 0 जो होता है वो 3 जगह होता है। कहां कहां पर? एक बोलना पृथ्वी के केंद्र पर, क्या बोलोगे? पृथ्वी के केंद्र पर। दूसरा बोलना कहां पर? अनंत ऊंचाई पर, कहां बोलेंगे? अनंत ऊंचाई पर। तीसरा बोलना कृत्रिम उपग्रह में, कहां बोलोगे? कृत्रिम उपग्रह में। और चौथा एक और जगह बताते हैं, और एक होता है मुक्त रूप से गिरती लिफ्ट में, कब बोलेंगे? मुक्त रूप से गिरती लिफ्ट में। इन 3 जगह पर मुक्त रूप से गिरती लिफ्ट मत बोलो, जी का मान, हाँ परिणामी जी का मान 0 हो सकता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर, अनंत ऊंचाई पर और कृत्रिम उपग्रह में। कृत्रिम उपग्रह भी छोड़ दो क्योंकि यहां पर भारहीनता का स्थिति का कारण कुछ और है। ये 2 जगह लिखो, कहां कहां पर बोलो? पृथ्वी के केंद्र पर और कहां पर? अनंत ऊंचाई पर। तो बोलो केंद्र पर वस्तु का भार कितना होगा? 0। ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ जल्दी से, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर भार का मान, अरे जी का मान घटेगा तो भार का मान भी घटेगा। पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर जी का मान घटता है तो भार का मान भी घटता है। रस्सी टूटने पर भारहीनता का स्थिति होता है। चलो अगला बोलो, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण। खाना अगर मान लो कि तेल पूड़ी वगैरह ज्यादा दिन रह जाए, देर रह जाए, सब्जी ज्यादा देर रह जाए, उसमें से अजीब टाइप का गंध आता है। अरे गंध आता है कि नहीं? किसके कारण गंध आता है? वसा का ऑक्सीकरण। 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और इस घटना को कहा जाता है, इंग्लिश वाले याद रखेंगे, क्या कहते हैं? रैंसिडिटी। क्या बोला जाता है? रैंसिडिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोलो पानी का त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु को क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब वह बिंदु जिस पर वस्तु या जिस पर कोई पदार्थ 3 अवस्था में रहे। कौन कौन सा? ठोस, कौन सा? द्रव, और कौन सा? गैस। यहां पर बर्फ, और बोलो द्रव का मतलब पानी और गैस का मतलब वाष्प। अब बताइए पानी का त्रिक बिंदु कितना होता है? तो पानी का त्रिक बिंदु होता है 273.1 और बोलो कितना? 6 और कितना? केल्विन, या 0.01 डिग्री सेल्सियस। बोलो इसमें कौन सा आंसर होगा? (273.16 केल्विन। आंसर देना ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर। देखो केल्विन में कभी भी डिग्री का प्रयोग नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि 0 केल्विन बराबर कितना होता है तो क्या बोलोगे? -273.15 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना। और इस 0 केल्विन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना इसको क्या कहा जाता है? परम
शून्य, और परम शून्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। परम शून्य का मान पूछेगा तो कितना बताना है? 0 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखो, यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, बोलो 2, 18, 16, सही है क्या? बाह्यतम कक्षा में कितना से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता? 8। पहला खत्म हो गया। दूसरा नंबर 2, 18, 20, 8, 28 और 8, 36, सही की गलत? दूसरा में कितना हो सकता है? 2n स्क्वायर, 2 गुना 2 का स्क्वायर, कितना? 8। ये खत्म हो गया। 2, 8, 18, 8, सही है। 2, 8, 10, 10, 18, 28, 8, 36। आइए 20 के चलते गड़बड़ हो गया, क्योंकि तीसरे कक्षा में अधिक से अधिक, तीसरे कक्षा में अधिक से अधिक 18, और ये तीसरा कक्षा में कितना बोल रहा है? 20। अगला बोलो, यदि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा दोगुनी कर दी जाए और विभवांतर 3 गुना कर दिया जाए तो वैद्युतिक शक्ति क्या होगा? देखो, शक्ति निकालने का 3 फॉर्मूला है, ध्यान से समझना। मान लो अगर एक प्रतिरोध है जिसका मान R है, इसको भी वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया और इसमें प्रवाहित करंट का मान कितना है? I। तो पावर निकालने का 3 फॉर्मूला, सबसे मेन फॉर्मूला V²/R, दूसरा फॉर्मूला VI और तीसरा फॉर्मूला I²R। अब बोलो यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर? धारा दोगुनी, तो ये नहीं लगेगा, धारा दोगुनी। और विभवांतर 3 गुना, तो यही लग जाएगा, ये 3 गुना और ये 2 गुना, 3 दूना, आंसर 6 गुना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं होती? बायोगैस का सबसे मुख्य घटक, अरे बायोगैस का सबसे मुख्य घटक मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड होता है? नहीं होता है। अच्छा, बायोगैस कैसे बनता है पहले बताओ तो, प्रक्रिया का नाम? बायोगैस सड़ने से बनता है। सड़ने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। किण्वन को अंग्रेजी में फर्मेंटेशन, किण्वन को अंग्रेजी में फर्मेंटेशन। तो बायोगैस जो होता है वह फर्मेंटेशन से होता है, और फर्मेंटेशन में जो मेन गैस होती है वह आपकी कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, शराब निर्माण की प्रक्रिया किण्वन है। अंगूर के किण्वन से शराब का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, बिल्कुल सही निकलती है। इसीलिए मीथेन तो होगा ही और कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है क्या? नहीं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है क्या? है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। कौन होता है? मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा। एक बात फिर से सुनो, क्वेश्चन को लॉजिकली बनाना है। सबसे पहले बताओ, गोबर गैस जो होता है या बायोगैस जो होता है, इसका मुख्य घटक कौन है? मीथेन। मीथेन आंसर छाट दो। किस प्रक्रिया से बायोगैस बना? किण्वन से। तो किण्वन में कौन सी गैस निकलती है? CO2। जब CO2 निकला तो अब CO नहीं निकलेगा। CO कब बनता है मालूम है? अपूर्ति, वायु की अपर्याप्त मात्रा में अगर कार्बन का दहन होगा तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए ये खत्म कर दो, आंसर दे दो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। और लास्ट आओ। अच्छा, कल के क्वेश्चन में भी किसी को डाउट है? हम जो डेटा बताए थे वो सब देख लिया तुम लोग? मेरा गलत है? अच्छा, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है, देखो जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है? पहले एक बात बताओ, बंदूक से गोली का निकलना कौन सा संरक्षण का सिद्धांत है? रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। क्या बोलेंगे? रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। अब तुम लोग से अगला क्वेश्चन पूछते हैं, रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के किस गति नियम का दूसरा रूप है? देखो ध्यान से देखना, न्यूटन का कौन सा? थर्ड लॉ, एंड न्यूटन का थर्ड लॉ एंड सेकंड लॉ। अगर एग्जाम में आ जाए तो यही आंसर मारोगे। अगर सुन लो भाई, तुम लोग ध्यान से समझो बात को। रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम, जैसे बोल रहे हैं उस लाइन को लिखना, रटना, समझना। रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम एवं न्यूटन के दूसरे गति नियम का दूसरा रूप है। इस लाइन को ऐसे याद रखना। लेकिन किंतु परंतु ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, खोपड़ी खोल करके सुन लो कि अगर इस दो में किसी एक ही को चुनना हो, कभी ऐसा होता है कि आपको दोनों ऑप्शन नजर नहीं आए, ऑप्शन में दे दिया, जैसे तुम लोग का बिहार का एग्जाम में बार बार बोलते हैं, होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, नन ऑफ दीज और एक से अधिक।
अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मान लो ऐसा क्वेश्चन हो, ऑप्शन दे दे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ नंबर 1, न्यूटन का सेकंड लॉ नंबर 2, न्यूटन का थर्ड लॉ नंबर 3 और डी नंबर दे दे नन ऑफ दिस। अब इनमें से अगर कोई चुनना हो तो याद रखना कौन सा चुनोगे, न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर ये ऑप्शन रहता न्यूटन का थर्ड लॉ, साथ में न्यूटन का थर्ड लॉ एंड न्यूटन का सेकंड लॉ, तो ऑप्शन कौन सा चुनते, न्यूटन का सेकंड लॉ। अब सॉरी, न्यूटन का थर्ड लॉ और न्यूटन का थर्ड और सेकंड है तो थर्ड और सेकंड दोनों। अब आप पूछिएगा कि सर ऐसा आपने क्यों बोला। देखिए ध्यान से सुनना मेरा बात, ऐसा इसलिए बोला कि न्यूटन के कितने नियम हैं, कौन कौन सा नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, अरे कुल मिला के यही ना है, कुछ नाम को थोड़ी ना है। पहला को कहते हैं जड़त्व का नियम, दूसरा नियम से बल का परिभाषा और तीसरा नियम से बल का प्रकृति। अच्छा सुनो, अब न्यूटन के 3 नियम में सबसे मूल नियम कौन सा है, याद रखना, आज सुन लो, न्यूटन का सेकंड लॉ कौन सा। अब यह भी सोचना है कि न्यूटन का सेकंड लॉ मूल नियम क्यों है, क्योंकि न्यूटन का पहला और तीसरा नियम इसी से प्राप्त होता है, किससे, सेकंड लॉ से। पहला और तीसरा किससे प्राप्त होता है, सेकंड से। तो अब अगर कोई कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है, तो बताओ ऑटोमेटिक सेकंड आ गया कि नहीं। इसीलिए कभी भी ऐसे याद रखना, रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम एवं दूसरे गति नियम का दूसरा रूप है, लेकिन इन दोनों में अगर वैल्यू हमको ज्यादा देना होगा तो बोलो कौन सा, न्यूटन का थर्ड लॉ। अब देखो एक और मामला फंसाता है, सुनना मेरा बात को ध्यान से। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। किस नियम पर आधारित है, तो न्यूटन का तृतीय गति नियम। अगर लॉ पूछे तो थर्ड लॉ, अब प्रिंसिपल पूछे तो रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। प्रिंसिपल का हिंदी होता है सिद्धांत और नियम का हिंदी होता है लॉ। तो लॉ पूछेगा रॉकेट का लॉ, रॉकेट उड़ने का लॉ तो थर्ड, और सिद्धांत पूछे तो थोड़ा सा अंतर है ना, और नहीं तो लॉ वाले में सिद्धांत मार देना और सिद्धांत वाले में लॉ मार देना, कुल मिलाकर के गोल हो जाएगा। अब बोलो, बंदूक से गोली चलाई गई तो दोनों का संवेग बराबर होगा, अरे संवेग बराबर होगा, संवेग बराबर होगा। रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, गोली जितना से आगे निकलेगा बंदूक उतना संवेग से पीछे, गोली जितना संवेग से आगे बंदूक उतना संवेग से पीछे। के बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, बोलो ये फॉर्मूला है। के बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, बोलो ये फॉर्मूला है। दोनों का क्या चीज बराबर, अरे गोली और बंदूक का क्या बराबर, संवेग। तो बोला द्रव्यमान कम किसका, गोली का कि बंदूक का, हल्का कौन होता है, गोली की बंदूक, तो गोली का द्रव्यमान कम तो गोली की गतिज ऊर्जा अधिक। आंसर होगा बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक से कम, अतुलनीय बंदूक से अधिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द्रव्यमान कम किसका, फिर से बताओ, बंदूक और गोली में ज्यादा संवेग किसका, दोनों का बराबर। द्रव्यमान कम किसका, गोली का, गतिज ऊर्जा ज्यादा किसका। धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट। गुड इवनिंग क्लास। आज मेरा है नहीं, इसके बाद ज्योग्राफी था, हिस्ट्री आ गया है। चलिए देखते हैं हम लोग, ये कहां से हो गया जी। अच्छा, अमित सिंह सर हैं, डिस्कशन कराएंगे वो हिस्ट्री 18 से। अमित सिंह सर अभी थोड़ा सा आने जाने में लेट हुआ, तो हम तो यहाँ थे, हम चलाए, हम सलाई रेंज कहीं सेट हो जाते हैं सलाई रेंज समझते, छोटा बड़ा होते रहता है वो कहीं सेट हो जाता है। चलिए देखते हैं, वितस्तता किसे कहा गया था, झेलम नदी को वितस्तता, झेलम। देखो एक चीज ध्यान दो, इस समय बड़ी भुला जाता है यहाँ पे, इन दो को याद रखना बड़ा इजी है। बिपाशा बासु व्यास बिपाशा व्यास, बिपाशा बासु नहीं, बिपाशा व्यास, तो ई वाला नहीं भूलेगा। दूसरा एक और नहीं भूलेगा, देखो परुसनी में रू लिखा है, रू से रावी नदी है, परुसनी कौन सा हो जाएगा, रावी। तो ई दो को नहीं भूलेगा, ई दो को नहीं भूलेगा, ई दो को काम कर देते हैं। तो देखो इतना की मदद से लगभग हो जाना चाहिए। सी का 2, सी का 2 देखो कहाँ है ना, अरे सी का 4 है जी, देखो सी का 4 2 जगह, हाँ। और डी का आप 2 देख लो, डी का 2, ये इतने से हो गया ना, इतने से। दो याद रखना, एगो बिपाशा बासु, एगो परुसनी से, परू से क्या जगह रावी नदी। अब वितस्तता का क्या हो जाएगा, झेलम। अस्किनी का क्या होगा, चिनाब, अस्किनी का चिनाब। चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
सीआर दास फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए सीआर दास के शिष्य का नाम था सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। इनके अखबार का नाम था फॉरवर्ड। क्या नाम था? फॉरवर्ड। इनके अखबार का नाम क्या था? फॉरवर्ड। अखबार का नाम फॉरवर्ड। आगे बढ़े, अखबार कौन सा था इनका? फॉरवर्ड। और क्या है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। देखो इसमें ना कभी भी ऐसा टाइप का सवाल है ना, आप एटलीस्ट 2 ठो को मारने की कोशिश करना। अगर 2 ठो चिपक गया ना, काम बन गया आपका। अगर 2 ठो हो गया तो देखो राजा राम मोहन राय का पता होगा, संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी। देखो राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी दिख रहा है। अगर 2 मार दिए तो काम हो गया आपका। मदन मोहन मालवीय का था इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन। मदन मोहन मालवीय नहीं, इसमें ये रहा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। लाला लाजपत राय वंदे मातरम। हालांकि दुइये से हो जाता है, कौन सा होगा इसमें? बिहार वाला बी हो जाता 2 ही से। तो अमूमन इसमें ऐसे होगा ना, हाँ कभी कभी 1 से हो जाता है, बट अमूमन 2 रहता है ना तो काम हो जाता है। 2 रहेगा तो काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, बिहार वाला बी। अगला देखते हैं, विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लागू नहीं किया गया था? विलियम बेंटिक ने बहुत सारा सुधार किया था। ठगी पता, सती पता, धर्म परिवर्तन के कारण असमर्थता की दूरी, ये दास प्रथा का अंत नहीं किया था। दास प्रथा का नियम बहुत पहले कर दिया गया था। 1643 में एक एक्ट लाया गया था दास प्रथा के उन्मूलन के लिए। 1843, 1600 नहीं 1843 में एक अधिनियम लाया गया था दास प्रथा के उन्मूलन के लिए। उसके बाद जो भी गवर्नर जनरल आया, खास करके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय इसमें बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि 1843 43 का एक विशेष अधिनियम लाया गया था किसको खत्म करने के लिए? दास प्रथा को। भारत में दास प्रथा उतना भयानक नहीं था जितना कि अमेरिका में था। अमेरिका में दास प्रथा का प्रचलन ज्यादा था। भारत में उतना दास प्रथा का प्रचलन था लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं था। तो इसमें कौन सा होगा? ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से यूरोपीय कंपनी कब आए थे? सब उसका क्रम सजाइए। देखिए 1608 में आया था कैप्टन हॉकिंग्स। 1605 में आया था सर डच। 1664 में आया सब अंग्रेज। 1498 में आया पुर्तगाली। बताइए सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। और सबसे बाद में कौन आया? फ्रेंच। इसमें तो सबसे पहले आया 4 और सबसे बाद में आया 3। देखो ऑप्शन बी इतने से हो जाएगा ना। तो कई बार क्या होता है ना, आपको 2 ऑप्शन अगर आपके पास हो गया तो आप ऐसे को क्या कर सकते हैं? निपटा सकते हैं। तो एक और चीज होता है ना, ब्रिटिश अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना हो गई थी 1600 में, बट वो भारत आया था 1608 में। और भारत आया था कैप्टन हॉकिंग्स। उसके बाद 1615 में आया टॉमस रो। तो हो गया। ऑप्शन बोलिएगा बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बताइए। प्रथम कर्नाटक युद्ध एलासाबा की संधि बिल्कुल सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि बिल्कुल सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर मद्रास की संधि सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर श्रीरंगपट्टनम मंगलौर की संधि। कौन सी संधि? मंगलौर की संधि। कौन सी संधि? मंगलौर। महामंगल श्री इसका ट्रिक है। मैसूर युद्ध का ट्रिक कौन सा है? महामंगल श्री। महा से मद्रास, मंगल से मंगलौर, श्री से श्रीरंगपट्टनम। तो बताइए, पहला युद्ध मद्रास की संधि, दूसरा युद्ध मंगलौर की संधि, तीसरा युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि और चौथे युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए थे। तो इसमें कौन सा गड़बड़ दे दिया था? श्रीरंगपट्टनम दूसरी में दे दिया था जबकि श्रीरंगपट्टनम तीसरे में। महामंगल श्री। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली वाला डी। निम्नलिखित में से किस युद्ध में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया था? बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में तोप का प्रयोग किया था 1526। इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में मार दिया। तुगलमा नीति, जिसे अर्धचंद्राकार नीति के नाम से भी जानते हैं। जब बाबर भारत पर आक्रमण किया था तो बाबर के पास रहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि फरगाना का रहने वाला था, उसके हाथ से फरगाना चला गया था। वह काबुल पे कब्जा कर लिया था, लेकिन काबुल कब्जा करने के बाद वह समरकंद जीतने की कोशिश किया। समरकंद जीतने गया तो उसके हाथ से काबुल निकल गया। वापस वो काबुल पे कब्जा करने गया तो समरकंद हाथ से निकल गया। कंधार के राजाओं ने उसे भगा दिया। अब बाबर के पास रहने के लिए जमीन नहीं था। वह धन दौलत लूटने के लिए भारत में आया और इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद वो निर्णय कर लिया कि वो भारत में ही रहेगा। तब जाके उसके साथ कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध और राणा सांगा से युद्ध हुआ था। और राणा सांगा के युद्ध में लगभग बाबर हार गया था। एकदम आखिरी क्षण में जीता था। जिहाद का प्रयोग किया था उसने, जिहाद शब्द का राणा सांगा के साथ। समझ में आ गया कि नहीं गया? हालांकि युद्ध देखिएगा तो अजीब टाइप का होगा। राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। अब इधर राणा सांगा जी की जो विधवा रहती हैं वो साम्राज्य को संभालती हैं, और इधर बाबर भी मर जाता है। जस्ट देखो 1527 में खानवा का युद्ध होता है, अब बाबर मर जाता है 1530 में। समझा? 1530 में। तो इधर राणा सांगा की पत्नी विधवा हो जाती है, और इधर बाबर मर जाता है तो इसका बेटा हुमायूं हो जाता है। समझा गया? अब राजस्थान संभाल रही है राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्णावती। कौन संभाल रही है? कर्णावती। तो महारानी वहां की नहीं, कर्णावती संभाल रही है। इधर दिल्ली संभाल रहा है हुमायूं।
अब दिल्ली से नीचे उतरेंगे तो राजस्थान आएगा। राजस्थान में कौन संभाल रहा है? रानी कर्णावती। अब राजस्थान में रानी कर्णावती पे हमला करने आ जाता है गुजरात का शासक बहादुर शाह। तो ये राखी भेजती है किसको? हुमायूं को। राखी किसको भेजते हैं? हुमायूं को, कि मेरी रक्षा करिए। हुमायूं आयु जाता है बचाने के लिए, तब तक उधर गुजरात का शासक आ जाता है, जिस कारण रानी कर्णावती जौहर कर चुकी होती है। अजीब टाइप का सिचुएशन है। उसी का बाप मारा था, हुमायूं का ना बाप मारा था। तो पहले की लड़ाइयां और अभी की लड़ाइयां में ना अजब टाइप का है। जैसे अभी आने वाले 300 साल के बाद कोई कहेगा कि बैल सबको कोरोना में क्या हुआ था, मर गया था सभी सब, तो उन सबको कहना, उन लोग के लिए उस समय कोरोना क्या रहेगा? खांसी रहेगा। आपको पता है सबसे ज्यादा जान मलेरिया ने दिया है। आज हम लोग सोचेंगे तो कहेंगे तो मलेरिया में कोई मर गया रे, यही ना कहेंगे। तो उस समय का कहानी अलग था, अभी का अलग है। अगले देखते हैं। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से घटनाओं में सही क्रम सजे। मजहर की घोषणा, देखिए 1569 मजहर की घोषणा जजिया कर 1564 में समाप्त किया था। दीन इलाही धर्म 1582 में चालू किया था अकबर ने। और इबादत खाना 1575 में इबादत खाना बनवाया। 1575 में सब आपस में आके लड़ने लगे, हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा। तो इसने मजहर घोषित कर दिया कि हम डिसाइड करेंगे धार्मिक मामला में कौन सही है कौन गड़बड़ है। जोधाबाई से विवाह किया था 62 में उसने दास प्रथा का अंत किया। 63 में तीर्थ यात्रा का, 64 में जजिया कर का अंत किया था। अब इसमें सीक्वेंस सजाना है तो सबसे पहले जजिया कर की समाप्ति बी नंबर। आप यहां दोनों में कंफ्यूज होंगे, पहले यही दोनों में बी है। इसके बाद आप देखेंगे तो दीन इबादत खाना 1575, यानी ये हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। दीन इलाही धर्म को मानने वाला महेश दास यानी बीरबल था, मानने वाला बीरबल था। बीरबल। अकबर का ये धर्म चल नहीं सका। कोई राजा कोई धर्म निकाल देगा तो थोड़ी चलेगा। अलग से, मतलब जब कोई इंसान बहुत बड़े लेवल पे चला जाता है ना, तो उसको लगता है जो वो सोच रहा है वही सही है। जो सोच रहा है वो अपनी एक ऑरा बना लेता है, अपनी दुनिया। वो 10 लोगों से घिर जाता है और वो 10 लोगों से कहेगा कि ये कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, कैसा होना चाहिए आप। वो कहेगा हाँ बिल्कुल सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच, यही हो जाता है, यही हाल हो जाता है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री को भी ऐसे ही घेर लेता है 10 को चापलूस। नहीं समझ आ गया? अपने बिहार के नीतीश कुमार को कैसे घेर लिया? 10-15 को बूढ़ बूढ़ अधिकारी है, सब रिटायर हो गया है। सब सीएम हाउस में 90% अधिकारी रिटायर बैठा है, सब फाटल इंजन। नहीं समझ, रिटायर। अब वो सलाह दे रहा है सब कि युवाओं को कैसे कंट्रोल करना है। इसीलिए ना देखते हैं मार लाठी, पानी भीगा भीगा मार लाठी बराबर कर देता है। समझाए ना? और एक चीज हमको एक इधर नेता हमको बोला कि जितना विद्यार्थी है ना, ये चुनाव के टाइम सब भूला जाएगा, सब जाएगा अपन अपन जात पे वोट डालने। ये बात हमको बोला था। उस समय ऐसा लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। अभी बीते हुए बहुत दिन नहीं हुआ, अब लगता है कि कुछ कुछ सही बोल रहा था। उस समय हमको लगा कि पकलोल है, दुनिया बदल गई है, तुम उनके साथ अन्याय करोगे, कुछ करोगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब लगता है कुछ लगता है कि नहीं, उसके बात में दम था। हमको लगता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उसकी बातों में गहराइयां लगने लगेंगी यहाँ पर, इसीलिए वो नहीं डरते हैं सब। क्या कहेंगे? आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा नहीं है भैया? भारतीय निर्वाचन आयोग 324, वित्त आयोग 280, राजभाषा आयोग 244, महिला आयोग 1990 के अधिनियम द्वारा बना था, या कोई संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। जो संविधान में चर्चा नहीं होता है उसे हम संवैधानिक नहीं कहते हैं, उसे हम गैर संवैधानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक। 90 ये वाला 90, 99 लिख दिए थे, इसको डिक्लेक्सिया बोलते हैं, लिखने में गड़बड़ा जाता है, आगे पीछे हो जाता है। 1990 हो गया, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? पंचायती राज से PVN राव समिति शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से। बाकी सिंधवी समिति संबंधित है किससे? पंचायत से। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय थी, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। वर्तमान में हमारे देश में कौन सा लागू है? बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत है हमारे यहाँ। तो 1 नंबर है, किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। आगे बढ़े। नीचे दिए गए न्यायालयों के मामले में अभिलेख न्यायालय कौन जारी कर सकता है? अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय 129, हाई कोर्ट 215, हाई कोर्ट 215। ऑप्शन नंबर सी, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है इसके फैसले अपने आप में एक कानून बन जाते हैं, इसके फैसले अपने आप में क्या बन जाएंगे? कानून बन जाएंगे। तो आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए उसका फैसला क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम कानून मंत्री रहे थे? भीमराव अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर। इनसे बढ़कर कोई कानून का जानकार था? ये तो एकदम आंख बंद करके आदमी मार देगा। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, 90 से लग रहा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, बहुत समझदार इंसान थे। इसने पूरा प्रयास किया था
जिन्ना को चीजों को विफल करने में। एक दो दिन नहीं, 6 साल तक, 1940 से 1946 तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। वहां पे शिमला सम्मेलन तक में भी यही गए थे। जिन्ना जब मुस्लिम कार्ड खेलता था तो कौन आ जाते थे? अबुल कलाम आजाद। बहुत पढ़ा लिखा, बहुत शिक्षित व्यक्ति थे, इनमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि मतलब ठीक थे यहाँ पे। लेकिन जिन्ना जो था ना, देखो जब इंसान कोई नीचते ही पे उतर जाएगा तो कोई नहीं जीत सकता। जिन्ना का एक ही इलाज था, मार दो जिन्ना को। और उस समय गलती हुआ था सुपारी देने में, गलत सुपारी दे दिया था सब। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सलाहकार थे? बी एन राव। संविधान सभा के सलाहकार बी एन राव। कांग्रेस का इतिहासकार पट्टाभी सीधा रमैया। इतिहासकार पट्टाभी सीधा रमैया। आगे बढ़े, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 6वीं अनुसूची में क्या है? पूर्वोत्तर के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्वोत्तर के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है कितने राज्यों के? 4 राज्यों का। पहली अनुसूची संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एरिया कहां तक है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, कतिपय अधिनियमों का संरक्षण। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार भी है। और 9वीं अनुसूची की एक विशेषता है कि यदि किसी चीजों पे कोई संशोधन करके अगर उसे 9वीं अनुसूची में डाल देंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर किसी चीज को संशोधन करके चौथी अनुसूची में डाल देंगे तो उस पर संरक्षण दे देगा और सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि राज्यपाल जो हैं वो 3 महीने में, 3 महीने और राष्ट्रपति 3 महीने में किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करके दे या फिर उसे रद्द करे। आप अपने पास बैठा के नहीं रख सकते हैं। तो संसद में बैठे नेताओं के पेट में दर्द हो गया है और एकदम लहर रहा है उन सबको। कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को जो करना है कर ले, हम लोग किस काम के हो? सही किसी काम के नहीं हो, भागो लोग। अरे हम लोग के देखो, सुप्रीम कोर्ट में हकीकत है कि न्याय नहीं बहुत धीरे मिलता है। तो तुम्हारे संसद में बैठे हाथ में चूड़ी पहन के बैठे हो कि मुंह में दही जमा है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 500 कर दो, आधा संसद ना सजा सुना खाली करा दिया सब तो कहिएगा। वो डरे जज की संख्या नहीं बढ़ाता है, सब डरे कि आधा तो खलिया देगा सब। तो आप सुप्रीम कोर्ट फैसला इसलिए नहीं सुना पा रहा है, महज 30 आदमी के भरोसे पूरा देश छोड़ दीजिएगा जी। 30 जजों के ऊपर 50 लाख मुकदमा छोड़ दिया, बताइए 34 जज के ऊपर। और उसमें भी 34 का 34 जज डेली थोड़ी रहता है, सब में किसी दिन कोई बीमार है, किसी दिन कोई सेमिनार लेने गया है, कभी कोई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दौरे पे गया है। हम 34 का 34 जज साल में कभी कभार बैठ जाए तो बैठ जाए, क्योंकि भैया उनको सब कुछ देखना है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर भी देखना है, कोलोजियम भी देखना है, सरकार भी देखना है, कोई चीज हो गया वहां दौरे पे भी जाना है, कहीं मणिपुर में क्या हुआ उसकी देखरेख के लिए जाना। 34 का 34 थोड़े बैठा रहता है वहां पे। बात करेंगे लोग यहाँ पे, अभी लहर रहा है सरकार को खूब बढ़िया से। सुप्रीम कोर्ट लहरा दिया यहाँ पर, बोलता है जबकि संसद सब कुछ करेगी। काहे करेगी? अरे हमको अगर लाते खाना है तो हम पढ़े लिखे से खाएंगे। नहीं समझ में गया? अगर हम पे शासन ही देखना है, हम अनपढ़ नेता उनका नहीं देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ठीक रहेगा, कम से कम तरीका तमीज से समझाएगा। नहीं समझ आया? अभी एकदम लहर गया है सरकार का। 10वीं में क्या है? दल बदल। 10वीं में दल बदल, यानी चुनाव जीतने के बाद आप दल नहीं बदल सकते हैं। समझा कि नहीं गया? 52वां संविधान संशोधन 1965-85, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़े। मुकीम सैफी, आपसे निवेदन है कि एक सेमिनार उत्तर प्रदेश में करें। कहा? उत्तर प्रदेश छोटा है जी, दुनिया है वो, एगो देश है वो। उत्तर प्रदेश अपने आप में एगो देश है, नहीं समझे? अब वहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट साहब बाबा, नहीं समझे? बाबा दूदू को हाईकोर्ट है इलाहाबाद में। आगे बढ़े। हिंदू वृद्धि दर, जीडीपी विकास रेट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ रेट या नेशनल इनकम, आप इसे कह सकते हैं। कई बार कहता है जीडीपी देता है, हालांकि ज्यादातर केस में नेशनल इनकम देता है। नेशनल इनकम का वृद्धि दर हिंदू विकास दर, हिंदू विकास दर, समझा गया? नेशनल इनकम को दर्शाता है। आगे बढ़ जाए। अगला, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकास करती है, जीडीपी में तृतीय सेक्टर का योगदान बढ़ते जाता है। क्या होता है? बढ़ते जाता है। देखो, हमारा जीडीपी का मतलब होता है हमारे देश में कितने चीजों का उत्पादन हुआ उसी क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। कितने चीजों का उत्पादन हुआ उसी क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। सरसों तेल से लेके चम्मच, थरिया, लोटा, बिस्कुट, नमकीन, समोसा, लिट्टी चोखा, नॉनवेज, वेज, पनीर, कपड़ा, जेसीबी, ट्रक, ट्रैक्टर, दुनिया में जितना चीज बना, बिजली से लेके, पानी से लेके, स्कूल, कॉलेज, टिकट, हवाई जहाज, म्यूजियम, गांधी मैदान का बुकिंग से लेकर कुछ कीजिए, सब किसमें आएगा? जीडीपी में आएगा। कुछ भी कीजिए भारत में, जीडीपी में आएगा। तुम एक समोसा छान दिए, किसमें आया? जीडीपी में। तुम कुछ भी करोगे सब किसमें आएगा? जीडीपी में। अब ये जीडीपी में क्या क्या चीज आएंगी? तो इस जीडीपी में 3 तरह से आएगा। एक होगा प्राथमिक सेक्टर, एक होगा द्वितीयक सेक्टर, एक होगा तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर डायरेक्ट नेचर पे डिपेंड होता है, जैसे खेती,
पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, खनन, कोयला का खनन कीजिए, पेट्रोलियम का खनन कीजिए, सोना निकालिए, तांबा निकालिए, चाहे अपने यहाँ बिहार में जमीन खोद के दारू का बोतल निकालिए, सब किसमें आएगा? प्रथम से प्राथमिक सेक्टर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो डायरेक्ट नेचर पे डिपेंडेंट है किसमें आएगा? प्राथमिक सेक्टर में। द्वितीयक सेक्टर में अगर आप किसी चीज का निर्माण करेंगे तो किसमें आएगा? द्वितीयक सेक्टर में। इसमें फैक्ट्री वगैरह आएगा, निर्माण करेंगे तो द्वितीयक सेक्टर में आ जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन जैसे आप किसी चीज की बिक्री कीजिएगा, क्या कीजिएगा? बिक्री कीजिएगा, या कहीं नौकरी कीजिएगा, तुरंत का तुरंत वो किसमें आ जाएगा? तृतीयक सेक्टर में। तो जैसे जैसे लोगों का विकास होता है वो खेती पशुपालन छोड़कर निर्माण में जाते हैं, उससे ज्यादा विकास हो जाता है तो बिक्री करने के लिए वो व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। नहीं व्यापार करेंगे तो नौकरी करेंगे। तो यही होता है, जैसे जैसे विकास होता है हम प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के द्वितीयक, द्वितीयक को छोड़ के तृतीयक। आप सब किस चीज की तैयारी करने आए हैं? नौकरी की, तो किसमें जाएंगे? तृतीयक। जो बिजनेस स्कूल कर रहा है वो किसमें जाएगा? व्यापार करेगा, तृतीयक। किसमें जाएगा? तृतीयक। पढ़ाई लिखाई, तृतीयक। कोई हो नौकरी, तृतीयक। तो जैसे जैसे विकास होता है सब कहां जाते हैं? तृतीयक सेक्टर में जाते हैं। आगे बढ़े सर। अब अपने दिमाग का सेरिब्रम दे दीजिए, मुझे याद नहीं रहता। ब्लास्ट हो जाएगा दिमाग तुम्हारा। ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है। जितना सर दर्द है पगला जाओगे तुमको यहाँ में। वो एक के जिस दिन बैठोगे एक दिन तक 16 घंटा एक के कुर्सी पे बैठल बैठल रहो, फिर तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। अभी शांति से जी रहे हो, बहुत अच्छा जिंदगी जी रहे हो। समझ में आया? और आप सब लोग को आज से 10 साल पहले बाद याद करना, तुम्हें ये जिंदगी याद करके अच्छा लगेगा। बड़ा सुकून से जीते थे। काम है क्या था? उठो, पढ़ाई करो, सिलेबस देखो, सो जाओ। कोई लाइबिलिटी नहीं है। इंसान को सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाइबिलिटी से होती है। कितनी आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लाइबिलिटीज हैं। समझ में आया? अभी आप लोग के ऊपर बस अपने परिवार की लाइबिलिटी है, हम लोग के ऊपर। अरे बिना मतलब जो ना कुछ नहीं आता दोनों समझाने लगता है। सर कोई एगो बोला था, सर आप पाकिस्तान को ऐसे अभद्र बोल दिए, आपको नहीं बोलना चाहिए था। हमको तोरा ढेर दर्द हो रहा है यहाँ पे। उसको गरिया क्या है हम। हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं आता, हमको कोई मोह माया नहीं है। हम कलिंग युद्ध में काटने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया ना, 2 लाख लोगों को मारा था। हम 24 करोड़ पाकिस्तानी मर जाए, हमारा कोई हृदय परिवर्तित नहीं। हम बैठ के लिट्टी चोखा खा जाए। हम सोचो उन पर बैठ के दहिया बैठ के लिट्टी चोखा खा ले, हम जेब टटोर लेंगे, कुछ रख ले रहे। युद्ध होने की तैयारी चल रही है। भारत सरकार से निवेदन है कि जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनके पास डेड बॉडी की कमी है। बच्चे पुरानी डेड बॉडी पे रिसर्च कर रहे हैं, मांस वगैरह गल गया है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रहा है। तो कृपया युद्ध जल्दी किया जाए। मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फ्रेश बॉडी मिले उन्हें। क्या मिले? फ्रेश एकदम। तो तुमको क्या लग रहा है? आम के आम गुठलियों के दाम, उस स्टूडेंट को ऐसे छोड़ दीजिएगा, सर के महकेगा सब। वहां पे सब कहाँ आएगा? सब मेडिकल कॉलेज में। वहां पे क्या होगा? सीखेगा, तभी ना अच्छे अच्छे डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे अच्छे अच्छे। तो सरकार से निवेदन है कि उनके सदुपयोग करें। सदुपयोग करें किस चीज का? सदुपयोग करें। आगे बढ़ते हम लोग। ये तो समझ में आ गया ना? इसमें कौन सा सेक्टर होगा? तृतीयक सेक्टर में। इस प्रकार की बेरोजगारी में आवश्यकता से अधिक लोग क्या करते हैं? छिपी बेरोजगारी में। छिपी बेरोजगारी में बिना मतलब के लोग लगे रहते हैं। देखना ना, किसी के यहाँ ब्याह पड़ेगा ना तो 15 को महिला मिलकर लहसुन छिलेगी सब। 15 को क्या कौन सी काम है? देखना ना, गोलिया के प्याज काटेगी सब, 15 को मिलके यहाँ पे। और 2 घंटा बाद देखोगे तो 1 किलो छिलाई ले। तो छिपी बेरोजगारी बोलते हैं। बिना मतलब का जब ज्यादा लोग लगा देंगे ना तो उसे क्या कहेंगे? छिपी बेरोजगारी। अब वही बावर्ची आएगा ना तो पहले एगो चिरकुट लेगा, अंगूठा में कपड़ा बांधेगा, ले प्याज लेके काट दिया यहाँ पर। उसको अलग होता है। जरूरत से ज्यादा जब मजदूर लग जाते हैं तो छिपी बेरोजगारी। जैसे खेती में देखोगे ना, एक परिवार में 10 आदमी है तो 10 खेत में चल जाएगा। क्या हो? तो अभी तनी खीरा ककड़ी बोना है, अभी धान बोएगा ना, देखना जुलाई में धान बोएगा, घर भर चल जाएगा धान बोने। चलो धान बोए, चलो। तले किसी का एग्जाम आ जाएगा ना तो चलेगा। एग्जाम आ जाएगा तो बच्चा चलेगा पटना, तो क्या धान रोपाई में कमी आएगी? तो गया क्या करने था? जब इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, गया क्या करने था? नहीं समझा गया? अगर उनमें बूढ़े दादा बीमार पड़ गए तो वो चलाएंगे घरे। क्या धान कम बोएगा? उतने बोएगा। यहाँ पर दादियों चलाएगी, दादा के देखा खाना पीना मिले कि ना, चलाएगी। पता चला बुआ चल गई अपने ससुराले, उसमें 10 आदमी मिलकर उतने धान बोएगा, 5 मिलकर उतने बोएगा। तो 5 को एक्स्ट्रा कर क्या रहा था? छिपी बेरोजगारी। क्या है? छिपी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, किसी मौसम में रोजगार मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। जैसे अंडा बेचने वाला गर्मी के दिन में बेरोजगार हो जाता है तो वो जूस का दुकान लगा देता है। समझा क्या कि नहीं? जूस बेचने वाला ठंडी में कॉफी बेचने लगता है। खरमास के टाइम पे पंडित जी, खरमास में बिया नहीं होता है, डीजे वाला ऐसा ही बेचारा है। खरमास में बिया हुआ होगा नहीं यहाँ पे, अब बेचारा को कोई पूछता नहीं, लगन नहीं रहता है। उसको पैसा तनियों सा दीजिएगा तो पीट के चल जाएगा, डम 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 हो गया, बिया हो गया। खरमास में ना टिक तो जो ऐसे लोग बोलते हैं खरमास में बिया होता है तो क्या होता है?
बड़ी मुहूर्त देख के बियाह कर रहा है लोग यहाँ पे, ज्यादा कहना कौन है यहाँ पे वो होता है। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होगा और बिना मुहूर्त के मर जाएगा, और इस बीच हर एक काम मुहूर्त देख के करेगा। अजब हाल है यहाँ पे। देखो, दिल साफ रखो, दिल हमेशा समझना, किसी के मजबूरी का फायदा मत उठाना, ईमानदारी से काम करना, हमेशा सक्सेस हो जाओगे। यही सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, बाकी कुछ नहीं है। एक दूसरे का टांग खींचने की कोशिश मत करना। याद रखना कि बहुत बार इंसान जाने अनजाने में किसी की बहुत बुराई किया होता है, किसी का टांग खींचने की कोशिश किया होता है। 10 साल 5 साल बाद कभी जिंदगी के मोड़ पे आप ऐसा फंसिएगा ना, मारेगा आपको कि लहरने लगेगा आपको चुपचाप। तब ये समस्या बिहार के साथ होता है। एक बिहारी कभी दूसरे बिहारी का साथ नहीं देता है, मजबूरी है, सब एक दूसरे को गरिए रहता है सब। तो जब मजबूरी में फंसेगा ना तो कोनो साथ नहीं देगा, तेव डूब एकदम। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही सब ज्यादा काम नहीं करना है। मौसमी बेरोजगारी समझ में आ गया। दीर्घकालीन चक्रीय बेरोजगारी, जब कोई मान के फैक्ट्री बंद हुआ तो उससे रिलेटेड सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बेरोजगार हो जाती है। एमएसएफ के अंतर्गत लोन कितने पे दिया जाता है? रेपो रेट से ज्यादा दिया जाता है, रेपो रेट से ज्यादा। देखो, आरबीआई जो है ना, बैंकों को क्या देती है? लोन देती है। क्या देती है? लोन देती है। बैंक को लोन कौन देगा? आरबीआई लोन देगा। अब ये लोन लेने के दो तरीके होते हैं। एक होता है बैंक रेट। क्या होता है? बैंक रेट। एक होता है रेपो रेट, एक होता है मार्जिनल सपोर्ट फैसिलिटी, एमएसएफ। मार्जिनल सपोर्ट फैसिलिटी, एमएसएफ। देखो, अगर आपको 1 दिन के लिए लोन चाहिए, कितना दिन के लिए? तो एमएसएफ पे। 2 से 14 दिन के लिए चाहिए तो रेपो रेट, और अगर दीर्घकालीन चाहिए तो बैंक रेट। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस पे लेगा? एमएसएफ पे। एकदम इमरजेंसी पे दिया जाता है 1 दिन के लिए, तो सबसे ज्यादा ब्याज दर एमएसएफ। तो एमएसएफ का ब्याज रेपो रेट से ज्यादा होता है, रेपो रेट का ब्याज दर बैंक रेट से ज्यादा होता है। सबसे कम ब्याज दर किसका होता है? बैंक रेट। दीर्घकालीन लोन ले रहा है यहाँ पर, समझा गया? तो सबसे ज्यादा ब्याज दर, सबसे ज्यादा, सबसे कम ब्याज दर, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। ये तीनों के तीनों क्या है? ब्याज की देर है। क्या है? ब्याज रेट है, ब्याज का रेट है। सबसे कम, सबसे ज्यादा रेट पूछा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट कितना होता है? तो रेपो रेट से ज्यादा होगा, रेपो रेट से ज्यादा होगा। और सबसे कम ब्याज दर किसका होता है? बैंक रेट से। ये बीपीएससी में पूछा था कि बैंक रेट क्या होता है। सारा लोन ही है। कम टाइम के लिए चाहिए तो एमएसएफ, उसके मीडियम टाइम के लिए चाहिए तो रेपो रेट, और एकदम दीर्घकालीन चाहिए तो बैंक रेट होता है। सबसे सस्ता होता है बैंक रेट। कोई भी बैंक ले सकता है, बट हम लोग नहीं ले सकते। हम लोग आरबीआई में कोई कनेक्शन खाता नहीं खुलवा सकते हैं। बस आपको आरबीआई में एक ही काम कर सकते हैं कि जब आप टैक्स भरिएगा ना, तो आपको आरबीआई का अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। लेकिन आप जाके डायरेक्ट आरबीआई में नहीं भर सकते हैं, बैंक में जाना पड़ेगा। जैसे बैंक में आप पैसा भेजने जाते हैं चेक से, अगर किसी को सपोज कीजिए आपको 5 करोड़ रुपया भेजना है, तो क्या एटीएम यूपीआई करेंगे? फोन पे। तो आप चेक से साइन करेंगे तो चेकवा के पीछे लिखना पड़ता है आदमी का नाम, एक अकाउंट नंबर लिखना पड़ता है, पीछे आईएफएससी कोड लिखना पड़ेगा। तो जब आप टैक्स भरिएगा ना, तो टैक्स भरेंगे, मान के चलिए आपका 20 लाख टैक्स हुआ, तो आप चेक के आगे भरेंगे 20 लाख, इधर लिखेंगे 20 लाख यूर सेल्फ, इसे डेट और डाल के साइन मार के पिछवा लिखना पड़ेगा। केकरा भेजना है तो लिखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक अकाउंट नंबर देगा, इतना बड़ा अकाउंट नंबर देता है, एक आईएफएससी कोड, आईएफएससी दे दीजिए, आप अपने बैंक में लगा दीजिए, बैंक मारेगा, सीधे चल गया आरबीआई के पास। और उसी को कहा जाता है संचित निधि। क्या कहते हैं? संचित निधि। तो हम लोग जो टैक्स देते हैं कहाँ जाता है? संचित निधि। अभी आप लोग का नौबत नहीं आया है, बहुत जल्दी आएगा, और जल्दी से जल्दी आए। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरो। हम सबको कहते हैं कि तुम जॉब करना बाबू, लेकिन जॉब के साथ साथ बिजनेस भी जरूर करना। जॉब के साथ साथ बिजनेस भी, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। जॉब और बिजनेस, एक समय ऐसा लगने लगेगा कि तुम्हारी सैलरी 1 लाख है और बिजनेस से आ रहा है 20 लाख, छोड़ देना नौकरी। अभी क्या जरूरत है किसी को भाषण देने की? यार ऐसे मुसीबत में तुम लोग खड़े हो कि जहां तुम्हारे 50,000 तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज है, और तुम्हें कोई भाषण देगी जॉब बिजनेस करो। अरे कहां से बिजनेस करेगा? 2 शटर लगाएगा, 50,000 खत्म हो जाएगा। 24,000 का एक शटर आता है, बढ़िया शटर। वो क्या, आज विद्यार्थी घर से 50,000 रुपया मांगे, घर वाला नहीं देगा, और 50,000 दे दिया तो कौन सी का बिजनेस करेगा? 2 शटर नहीं लगवा पाओगे। एक बढ़िया काउंटर बनवाओगे, 50,000 रुपया मांग लेगा, कहां से बना पाओगे? तो अभी क्या करना है? नौकरी, नौकरी के बाद बिजनेस, बिजनेस ग्रोथ किया तो छोड़ दीजिएगा। जब आप छोड़ देंगे तो अगली वैकेंसी में किसी के लिए ऐड हो जाएगा। क्या जरूरत है करप्शन करने की? करप्शन का पैसा छुपा के घूमोगे, क्या अंबानी की तरह खर्चा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे जी, करप्शन से नहीं कर पाएंगे। खुल के बिजनेस कीजिएगा आप लोग। समझा कि नहीं? आगे बढ़े। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? अच्छा, एक निकले जो ढेर पैसा हो जाता है ना बैंक सबके पास, ज्यादा पैसा बैंक के पास अधिका हो जाता है, तो ही पूछता है आरबीआई से पैसा चाहिए, कहता ढेर हो गया है, कहा ले लीजिए पैसा हमसे, नहीं तो हम मार्केट में हम फेंक देंगे। अब मार्केट में फेंक देंगे, तरलता बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो फोटानी बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ा देगा। तो आरबीआई कहता है ना ना रुको रुको, सरकार से पूछते हैं। तो फोन करेगा, ताई जी समझते हो? ताई जी समझते हो ना? ताई जी तरलता बढ़ा दे मार्केट की। मैं तरलता नहीं जानती हूं, तुम्हें जो करना है करो। तो
ये मार्केट में पैसा ज्यादा ना जाए इसलिए कहता है मेरे पास जमा कर दो, तो ये कहता है कि हमको भी तब ब्याज चाहिए, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। कौन सा? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये बस एक ही टाइप का होता है, रेपो रेट से 1% कम होता है, यानी रिवर्स रेपो रेट लगभग बैंक रेट के बराबर होता है। इनके पास कोई 3 तरह का ऑप्शन नहीं है, इनको बस है कि आपको 1 दिन के लिए रखना चाहिए, 1 साल के लिए रख दीजिए, आप बैंक को लोन दे दिया जाएगा रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से। आगे बढ़ जाए। मुद्रास्फीति से सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है? रीढ़ी को। किसे लाभ होता है? रीढ़ी को। किसे होता है? रीढ़ी को। व्यवसायी को भी होता है जी, व्यवसायी को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसे होता है? रीढ़ी को। रीढ़ी को। व्यवसायी में भी होगा, अगर व्यापार बेचेगा तब फायदा होगा। व्यवसायी में तो विक्रेता, अगर कहता विक्रेता ना विक्रेता तब सही रहता। व्यवसायी में ना विक्रेता क्रेता सब आने लगते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब होता है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। अब आप समझो ध्यान से, आप लोग को 2010-5 याद है कि नहीं? लोगों को बहुत 20 साल तो बहुत छोटे हो गए तुम लोग, हो आप लोग को 2005 कुछ नहीं याद है? आप लोग बहुत छोटे होंगे उस समय। मान के चलो 2010 तो सबको याद होगा। सपोज कीजिए कि आप किसी से 2010 में 100 रुपया कर्जा लिए होंगे, तो आप हो गए रीढ़ी। 2010 में कितना लिए? 100, आप हो गए रीढ़ी। अब वो आदमी को अभी पकड़िए, ए चाचा आपसे 100 रुपया हम कर्जा लिए थे, हाय लीजिए, बताइए आप फायदा में है कि नहीं? क्योंकि जिस समय आप लिए थे उस समय 100 रुपए की अहमियत थी। दर समय महंगाई अर्थात मुद्रास्फीति बढ़ते जाती है, पैसवा का वैल्यू घटते जाता है। इस कारण रीढ़ी को क्या हो जाता है? फायदा हो जाता है। रीढ़ी को क्या हो जाता है? फायदा हो जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? व्यापारी को भी बड़ी फायदा होता है। सोनार लोग जो होंगे, सोना पहुंच गया 1 लाख के बराबर, तब वो तुम लोग पहनना नहीं छोड़ी, नहीं लड़का माथा पे ठोक के घूम रहा इसे, लड़का नहीं पहन के घूमता, मार में छिना जाएगा उसका सब गहना। तो जो पहले से पहने सस्ता में वो ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर व्यापारी विक्रेता है, सोना महंगा हो गया तो उसको कितना फायदा होगा? नहीं होगा फायदा? नहीं फायदा हो गया, बहुत फायदा हो जाएगा। जैसे आप किसान हैं, प्याज बोए, अब प्याज हो गया 200 रुपया किलो, मस्त एकदम। यहाँ पे आदमी हम चोटी में प्याज बांध के घूमेगा। नहीं समझ आ गया? गजरा वजरा थोड़े बांधा जाएगा तब, नहीं समझ आ गया? प्याज बांध के घूमेगा, भर मोहल्ला गम के गया, कौन चीज 250 रुपया किलो बन रहा। किसे फायदा? महंगाई बढ़ने से किसे फायदा होता है? रीढ़ी को, और किसे? विक्रेता को, और किसे? किसान को। किसे? किसान को। लेकिन किसान के साथ उल्टा होता है, देखना, वो बेचारा जब सब्जी बोएगा ना तो महंगाई रहता है, और जब काट के बाजार में आता है तो एकदम सस्ता हो जाता है। एकदम क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। मानव की रुधिर में सबसे अधिक क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ब्लड में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। लगभग 60% क्या होता है? प्लाज्मा। 60% ब्लड का क्या होता है? प्लाज्मा। और 40% क्या होता है? रुधिराणु। रुधिराणु कितना परसेंट होता है? 40%। इस रुधिराणु में सबसे ज्यादा क्या होता है? आरबीसी। इस रुधिराणु का 99% क्या होता है? आरबीसी। और उसके बाद क्या होता है? प्लेटलेट्स। और सबसे कम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। ब्लड में सबसे कम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। सबसे कम डब्ल्यूबीसी। और रुधिराणु कितना परसेंट? 40%। इस 40% का सबसे ज्यादा क्या होता है? आरबीसी। पूरे ब्लड का सबसे ज्यादा आरबीसी नहीं होता है, केवल रुधिराणु का 99% क्या होता है? आरबीसी। और पूरे ब्लड का सबसे ज्यादा प्लाज्मा। बीमारियों से लड़ने की क्षमता किसमें होती है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जो बीमारियों से लड़ता है उसे कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहेंगे? एंटीबॉडी। और रुधिराणु में जो ब्लड से बीमारी से लड़ता है उसे कहते हैं डब्ल्यूबीसी। ये 2 मिलकर मारते हैं पूरे बीमारी को। इधर से कौन मारेगा? एंटीबॉडी, और उधर से आरबीसी। एंटीबॉडी हमेशा नए नए डिजाइन का बनते रहता है। तो जहर वगैरह का, जैसे सांप का जहर हो गया ना, सांप को गुस्सा दिला के उसके जहर को निकाल लेते हैं, और जहर को इंजेक्शन में थोड़ा सा डाइल्यूट करके पतला कर दिया जाता है, और पतला करके बाद देखा जाता है किस जानवर में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी है। तो देखा गया घोड़ा में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी है, तो जहर घोड़ा में लगा देते हैं। अब घोड़ा पिन आ जाता है एकदम, और बेचारा का तबियत खराब हो जाता है, घोड़ा का बीमार पड़ जाता है घोड़ा। और फिर घोड़े के शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती है, और जैसे जैसे एंटीबॉडी बनेगी घोड़े के शरीर में, तो एंटीबॉडी ज्यादा बन जाएगा। अब घोड़े के शरीर से ब्लडवा निकालेगा, अब ब्लड में से प्लाज्मा को अलग करेगा, और उसमें से एंटीबॉडी अलग करेगा, बाकी ब्लड घोड़ा में फिर चढ़ा देगा। जाओ घोड़ा, जाओ दौड़ो घोड़ा। एंटीबॉडी निकल गया, उसको फिर सीसी में भर देगा, आपको एंटीबॉडी दे दिया। आपको सांप काटेगा ना, वही एंटीबॉडी करेगा, ला यहाँ पे मेड इन फ्रॉम घोड़ा, मार देगा, तुरंत सही हो जाएंगे एंटीबॉडी। बेचारा आदमी ना पूरे पृथ्वी को तहस नहस करके रखा है। हम मानव लोग, अरे सोचो मानव नहीं रहता पृथ्वी पे कितनी हरियाली, सुख, शांति सब रहता। मानव में कुल कितने गुणसूत्र? 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े। संख्या में 46। संख्या में 46।
ये क्या कर रहा है, क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर के अंडे से फाइलेरिया नामक रोग होता है जिसे हाथी पांव कहते हैं, हाथी पांव कहते हैं। सीसी मक्खी से सोने की बीमारी होती है जिसे ट्रिप्नोसोम होता है, सोने की बीमारी ट्रिप्नोसोम। नींद आने लगता है, क्या आने लगता है, नींद, नींद आने लगता है। आप लोग को भी बहुत नींद आता होगा, तो वो आपको सीसी मक्खी की वजह से नहीं होता है, आपका हीमोग्लोबिन कम है और आपका प्लेटलेट कम है। जब हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट कम रहेगा तो भी आप लोग को नींद आएगा। तो विद्यार्थी जीवन में ये हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या तो बीपी कम होगा, या तो हीमोग्लोबिन कम होगा, या तो प्लेटलेट कम होगा। इन तीनों अगर ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास, नींद कुछ नहीं आने वाला। काला जार, बालू मक्खी से काला जार, काला जार। पिस्सू, चूहे के से क्या होता है, प्लेग। मिला लेंगे आप लोग, है कुछ होगा, लगा दो, क्या होगा ये। इसमें देखा जाए डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, अतिरिक्त हो जाता है। 21वें गुणसूत्र में क्या होता है, एक अतिरिक्त आ जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, डाउन सिंड्रोम कहेंगे। कौन सा सिंड्रोम कहेंगे, डाउन सिंड्रोम कहेंगे, डाउन सिंड्रोम। क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम, एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो इसे कौन सा सिंड्रोम कहेंगे, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसे कौन सा बीमारी, टर्नर सिंड्रोम। सिकल सेल एनीमिया, ये तो एक अचानक से होने वाला म्यूटेशन है शरीर में, और सिकल सेल एनीमिया में ब्लड बनना कम हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया में ब्लड बनना कम हो जाता है, बहुत खराब बीमारी है, ब्लड नहीं बनेगा जल्दी, और फिर बार बार उसको ब्लड चढ़ाना पड़ जाता है सिकल सेल एनीमिया में। एक था, हाँ दिल्ली वाला डी। एक और बीमारी होती है थैलासीमिया। थैलासीमिया में भी ना ब्लड नहीं बनता, बहुत बेचारे लोग को दिक्कत होता है थैलासीमिया के मरीजों को, एकदम मतलब बहुत बीमारी खराब होता है। एक अपने यहाँ 3-4 बच्चे पढ़ते हैं, अभी भी करंट में भी पढ़ते हैं, थैलासीमिया से पीड़ित, करंट में अभी भी पढ़ते हैं। 2-4 लड़कियां हैं, अब चूंकि बीमारी रहती है तो आदमी पब्लिकली नहीं बोल सकता है यहाँ पे, तो अजीब सा लगता है उनमें एक ही उनका हो सकता है। फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में करोड़ों के खर्च होते, मतलब करोड़ नहीं, मतलब 25-30 लाख का खर्च आता है, समझा गया कि नहीं। सरकार सरकारी दवाई में सर दर्द का दवाई बेच रहा है, अरे भाई साहब थोड़ा सर दर्द का दवाई कोई खरीद लेगा। गवर्नमेंट को एक प्रोटोकॉल फिक्स करना चाहिए कि जैसे अगर किसी को असाध्य रोग हो जाए, असाध्य रोग मतलब भयानक टाइप का हो जाए, जैसे कैंसर हो गया या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया, ये सब की व्यवस्था करो यार। क्या कर रहा है झुनझुन्ना बेवकूफ वाला, पैरासीटामोल बांट रहा है सरकारी हॉस्पिटल में, ठंडी के दिन में मच्छरदानी बांट रहा है, गर्मी में कंबल, बिना मतलब का चीजें कर रहा है ये सब चीजें। आप बताओ, यहाँ एक लेडी आई थी ना, उसके 2 बेटे थे, एक 8 साल का, एक 9 साल का। 8 साल वाले बेटे को ब्लड कैंसर था, तो हम उनसे बोले थे ना कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो पूछी कितना लगेगा, हम बताएं कि 15-20 लाख के आसपास लगेगा। तो उनके चेहरे से ये लग रहा था ना कि इतना हम नहीं दे पाएंगे, अब जितना दिन सेवा करना है कर सकते हैं। उस महिला ने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मेरा बेटा बचने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पास 15-20 लाख रुपए नहीं है। सोचो गरीबी कितना खराब अभिशाप है कि जब कोई 60-70 साल का आदमी बेड पे पड़ता है ना, तो लोग दुआ मांगता है बच जाए, वो बच्चा 8 साल का, 8 साल का। अजीब सी व्यवस्था है यहाँ पे, समझे में नहीं आता क्या कर रहा है ऐसे, इतना भयानक नहीं होना चाहिए। और बाकी डॉक्टर्स लोगों से भी कहते हैं कि जो इस टाइप के डॉक्टर हैं, एटलीस्ट आप लोग मतलब अगर इसको त्याग देंगे ना, त्याग देंगे, समाज अपने सर आंख पर बैठा के रखेगा। हमारे समाज में एक चीज अच्छाई है, जिसने समाज के लिए किया है ना, समाज उसको भर के रिस्पेक्ट दिया है, चाहे वो अभी भी भगत सिंह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी देखिएगा भगत सिंह के लिए समाज लड़ने को तैयार हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम के लिए समाज लड़ जाएगा। हमारे कोई रिश्तेदार हमारे आपके थोड़े लगते हो, लड़ जाएगा लेकिन समाज, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए किया है। तो ऐसे डॉक्टर भी आएंगे, अगर नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, नीट का बैच आ रहा है हम लोग का, तो आ गया सिलेक्शन तो धक्का-धक होगा, और एक समय आएगा जब ये सब डॉक्टर बन के निकलेंगे सब, तो इन्हीं में से 20-25 का ग्रुप पकड़ेंगे, कहेंगे चल चालू हो जाओ 200 रुपया में। सच में कसम से बता रहे हैं, तुमको मजाक लग रहा है इसे, कोई बात नहीं लेकिन जिस दिन सब हो जाएगा तो सही में वो कर देगा सब। हम लोग के पास का ये सब चीज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हम लोग है नहीं। आगे बढ़े, केसर में हम कौन सा पौधे का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं, वर्तिकाग्र। देखो ये वृंत होता है, इसके ऊपर पुष्पासन होता है, इसके ऊपर मादा का हिस्सा होता है जिसे कहते हैं हम लोग अंडाशय, अंडाशय का ऊपर हिस्सा वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्तिका। ये हो गया वर्तिकाग्र, क्या हो गया, वर्तिकाग्र। अब इसके बाद हो गया यहाँ पर पुंकेसर, क्या हो गया, पुंकेसर। तो ये कौन सा है भैया, तो केसर में ना यही सब हिस्सा ले लेते हैं, 1 2 यही सब हिस्सा किसमें ले लेते हैं, केसर में, केसर में तोड़ लेते हैं फल में। पर्पल कलर का केसर का फूल होता है, और उसमें ना ऑरेंज कलर का बाल के समान ये रचना होती है। केसर बड़ा महंगा मिलता है केसर, ये सब कश्मीर वगैरह में बहुत ज्यादा होता है। नकली केसर तो बना देते हैं लोग रंग डाल के, भुट्टा जो होता है ना बाल,
मकई भुट्टा, उसका बालवा नोच लेते हैं, उसके अंदर बाल होता है, बाल नोच लेते हैं और उसको लाल रंग के कलर में, ऑरेंज कलर के कलर में डुबा के कैंची से काट देता है, तो हो गया केसर। क्या हो गया वो? नकली केसर। होटल में मिठाई के ऊपर देखना है वो केसर रखा था, तुमको कौन चीज लग रहा है केसर रख ले है? मकई के बाल रख ले नकली। नहीं खूब बढ़िया रंग छोड़ ले, लोग धधा के खाता है केसर है ना केसर। हम तो एक छठी केसर दे देते हैं गांव में, जो ओके गाय भैंस खा रहा है केसर को, नोच के आदमी बकरी उकरी किया देता है। आगे बढ़े बढ़ती का आगे। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को माननीय राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार दिया? अश्विन को, रविचंद्र अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में फिजी के स्वास्थ्य सेवा एवं सामाजिक कल्याण में असाधारण योगदान के लिए चैंपियन ऑफ द ऑर्डर फिजी से सम्मानित किया गया है मधुसूदन साई। ऑप्शन नंबर ए मधुसूदन साई। हाल ही में प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर सॉल्व किसके द्वारा लिखा गया है? रोजी थॉमस, रोजी थॉमस, रोजी थॉमस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित इंडियन स्टील 2025 का उद्घाटन किया है? मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र। किस देश ने 87 पदक के साथ दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियन जीत गया है? भारत। कौन जीत गया है? भारत। सोनी कुमारी इन्होंने जीता है, कल आई थी, कल आई थी छपरा की, सिवान की रहने वाली, सिवान की रहने वाली है यहाँ पे। तो इनको गोल्ड मेडल, मतलब टॉप इंडिया का 87 देशों में टॉप पे कौन है? इंडिया है। 87 पदक है। खेल में ना लड़की सब थोड़ा इज्जत बचा के रख ले, लड़का तो गुटखा खाए में बिजी है। एगो ओलंपिक में, हाँ लड़का सब में असल अगर थूकने की प्रतियोगिता होती गुटखा खा के, एक से एक गुटखा बाहर निकलता है, गोल्ड मेडल मेरा होगा, गोल्ड में बचा के मार थूक के भर देता है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू टाइप का है प्रकोप हो गया? कहां पे? मिजोरम में। स्वाइन फ्लू टाइप का अफ्रीकी स्वाइन फ्लू, स्वाइन फीवर, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसमें लंग्स इंफेक्टेड हो जाता है और फीवर हो जाता है। स्वाइन फ्लू का ही एक कैटेगरी है। स्पेन के सेविले में कोप डेल रे कप के फाइनल में कौन सी टीम जीती है? बार्सिलोना जीता है। कौन जीता है? बार्सिलोना। बार्सिलोना स्पेन का राज्य है बार्सिलोना, हालांकि अलग होना चाहता है बार्सिलोना। समझा गया कि नहीं? अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का दूसरा खेप भेजा? फिलीपींस को। ब्रह्मोस का दूसरा यूनिट भेजा है, फिलीपींस को भेजा है। किस देश के द्वारा दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड इंटरनेट चालू किया गया? बाप रे बाप, चाइना ने चालू किया है। किसने किया है? चाइना ने चालू किया। टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना अनमैचेबल है, चाइना का कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं वहां पर। चाइना में सबसे अच्छी चीज यह लगती है कि वहां पर पुरुषों के अंदर एक सबसे अच्छी चीज लगती है कि महिलाओं को वो एक उपभोग की वस्तु के तौर पे नहीं देखते हैं। हमारे यहां पुरुषों में इतनी खराबी कि जहां देखोगे उसको छेड़खानी करने लगेगा। अगर कोई महिला, देखो एक बूढ़ा आदमी 55 साल का भी रहेगा तो देखना ईंटा पत्थर उठा के कोई काम करने लगे। एक महिला देखेगी उसके पापा जाके काम, वो नहीं कर पाती है। रीजन नहीं, ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहती या कर नहीं सकती, उसको पता है कि बदतमीजी करेगा, समय उल्टा सीधा बोल देगा। यहाँ पे चाइना में ऐसा नहीं है, वहां कोई लेडीज है कोई जेंट्स है, सबको अपने काम से मतलब है। यहाँ पे ये बदतमीजी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा, यही वजह है कि आज भी महिलाएं बाहर निकल के काम नहीं कर पाते। कौन सा ये मतलब काम भी करेंगी तो सोच समझ के, ऑफिशियल वर्क है, ऑफिस वर्क है, प्रॉपर वर्क स्पेस सेफ्टी है या नहीं है, वहां ऐसा नहीं है। वहां जेसीबी चला रही है महिला, सब अपने यहाँ जेसीबी चलाएगी, जेसीबी सही गायब हो जाती है। जेसीबी एगो तो ऐसे ही जेसीबी देखने लग जाता है, महिला जेसीबी चलाएगी तो ऐसा कोई देखे ना, तुम लोग जेसीबी ऐसे ना फ्री करके उसका बूम नचा दे तर आगे कहा जाए सब। यहाँ पे चाइना ने ये सब किया, मैं बहुत अच्छा किया। वहां पे कोई भी देश एक बड़ी जनसंख्या के अलावे इतना आगे नहीं जा सकता है। हम लोग में ऐसा नहीं किया सब। जर्मनी वगैरह तो खैर अब तो पीछे हो रहा है सब, चाइना सबसे आगे, दुनिया का सबसे आगे बढ़ेगा कौन? चाइना। 40 में सेवर 2025 नामक सैन्य अभ्यास 2011वां संस्करण निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया गया है? किसके साथ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया। हिस्ट्री, अभी ज्योग्राफी बचा हुआ है। अमित सिंह सर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा आने में 5 मिनट टाइम लगा था, हम पहले। अच्छा कल करंट अफेयर लगा देंगे।
हिंद। हाँ भाई, जय हिंद। क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो क्लास स्टार्ट करें। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे। अरे बावड़े हो गए तुम लोग यार। सुनो, ये प्रश्न ना सारे आज मतलब बढ़िया सीक्वेंस में जचाए हुए हैं। पहला प्रश्न मैपिंग का है, दूसरा प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, तीसरा इंडियन ज्योग्राफी का है, चौथा क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड है, पांचवा क्वेश्चन भी करंट अफेयर बेस्ड है, छठा क्वेश्चन बिहार ज्योग्राफी का होगा, बिहार ज्योग्राफी ना, और एक क्वेश्चन और कैसा पीवाईक्यू है ना, एक क्वेश्चन पीवाईक्यू, ठीक है ना। तो अब डे बाय डे अपने क्या करेंगे, ऐसा ही सीक्वेंस बना करके और इसी रिदम के साथ में अपने क्वेश्चन को करवाते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी आप जितने भी लोग उम्मीद तो यही है कि भाई ज्योग्राफी से मुझे लगता है कि शायद मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे क्लास से बन जाया करेंगे, ठीक है ना। तो एक प्रश्न है पहला, ये मैप का क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है। तो ये तो आसान सा प्रश्न है। कर्च जलसंधि किन दो, है ना, कर्च जलसंधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ती? सुमन जी मानचित्र लगाओ अगले पेज पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। दो विकल्प देखो, काला सागर लाल सागर, काला सागर अजोव सागर, काला सागर मारमरा सागर, काला सागर और एजियन सागर। तो बताओ कौन सा आएगा? काला सागर और अजोव सागर, मतलब इसका उत्तर क्या है? बी है। अब सुनो, आप इसका डायग्राम देखो, है ना। तो इसका डायग्राम देखो, इसका डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। अरे ये नहीं है मेरे भाई, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुको रुको रुक। वो मैप तो लगाओ, मैप तो है ही नहीं इसमें, मैप लगाओ। देखो इसका बताते हैं आपको, एक बढ़िया सा मैप दिखाते हैं ना। सुमन जी मैप लगाओ, यहाँ लगा दो, यहाँ पर करो करो। यस, ये देखो, चलो ये मानचित्र देखो एक बार। इन जानकारियों को अगर आप ज्यादा लिखना चाहें तो आप घर पे लिख लेना, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आप सुन लो। ये बहुत बहुत अच्छे से मैप बनाया हुआ है ना। अरे सुन तो लो, देखो प्लीज ध्यान दो इस पर। देखो ऊपर की तरफ आप जब देखोगे तो ऊपर की तरफ आपको एक ही सागर जो दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला सागर, इस सागर का नाम है कौन सा? अजोव सागर। बोलो सारे, कौन सागर है? कौन सागर है? अजोव सागर। इसके बाद देखो एक संकरा सा पानी का भाग दिखेगा, और ये फिर इसके बाद में बड़ा सा सागर है, इसको बोलते हैं कौन सा? काला सागर। कौन सा सागर है? काला सागर। फिर इसके बाद में आपको फिर एक संकरा सा भाग दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद में ये संकरा भाग है, और ये जो है इसके नीचे जो सागर आपको दिखता है इसको बोलते हैं मारमरा सागर। एशियन नहीं है, ये कौन सा है? मारमरा। अच्छा प्रश्न ये भी हो सकता है कि बताओ काला सागर और एशियन सागर के मध्य स्थित सागर ये भाग कौन सा है? तो कौन सा है? मारमरा सागर, है ना, या मरमरा सागर या मारमरा सागर। फिर इसके बाद में आपके नीचे ये देखोगे तो ये वाला कौन सा है? एजियन सागर। तो एजियन सागर है, और फिर ये एजियन सागर आगे चलकर जुड़ा हुआ है भूमध्य सागर से, और फिर भूमध्य सागर जुड़ता है अटलांटिक महासागर। तो देखो अटलांटिक महासागर से आप एंटर करोगे भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से आप एंटर करोगे एजियन सागर, एजियन सागर के बाद आप एक जलसंधि को पार करेंगे, और ये जलसंधि है दर्दांस्क। कौन सी है? दर्दांस्क। और फिर इसके बाद में आप ये सागर देखोगे कौन सा आएगा? मारमरा। मारमरा सागर के बाद एक जलसंधि आती है बॉस्फोरस। कौन आती है? बॉस्फोरस। और बॉस्फोरस को आप पार करने के बाद में कहां पर आ गए? काला सागर। और काला सागर से फिर आप एंटर करेंगे एक जलसंधि, इसका नाम है कर्च, और कर्च जलसंधि को पार करते हुए कहां पर चले गए? अजोव सागर। इस प्रकार से लगातार सीक्वेंस वाइज सागरों का क्रम है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यदि आप एजियन सागर से शुरू होते हैं और अजोव सागर की तरफ चलते हैं, या फिर आपसे कह दे कि एजियन सागर से कर्च जलसंधि की ओर चलते हुए सागरों का सही क्रम क्या है, तो आप पहले तो आएगा कौन सा? एजियन, इसके बाद आएगा मारमरा, इसके बाद कौन सा? काला, इसके बाद में अजोव सागर। इस प्रकार से सागरों का क्या क्रम। इनके क्रम के बाद में आप देखो कि यहाँ पर जलसंधियां कौन कौन सी दिखती हैं। तो एक जलसंधि जो सबसे पहले आपको दिखेगी ये वाली कौन सी है? कर्च। दूसरी जलसंधि यहाँ पर दिखेगी बॉस्फोरस। कौन सी है? बॉस्फोरस। फिर इसके बाद एक है दर्दांस्क जलसंधि। तो इस प्रकार से 3 जलसंधियां और ये 4 आपके क्या है? सागर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप ढंग से देख लेना। तो कर्च जलसंधि जोड़ती है काला सागर को किससे? अजोव सागर। बताओ सबको क्लियर है कि नहीं है? तो एक जलसंधि अब हमेशा के लिए रट लेना, कर्च जलसंधि काला सागर को किसे जोड़ती है? ये जोड़ती है अजोव सागर। दूसरी एक और जानकारी पर आते हैं, इसी संबंधित है। आप यहां से जब देखोगे तो यहां से शुरू करते हैं, और काला सागर के साथ में लगने वाले देशों में एक देश आपका आ गया जिसका नाम है जॉर्जिया। कौन सा देश है? जॉर्जिया। जॉर्जिया के बाद में आप देखोगे तो आगे ये वाला जो देश है ये यहाँ पर कौन सा है? रूस। कौन सा है? रूस। देखो यहाँ पर रूस है ना, ये वाला देखो यहाँ पर इस तरीके से, इधर कौन है? रूस है, और इस तरफ कौन सा है आपका? यूक्रेन। तो देखो एक लगा बोलो जॉर्जिया, दूसरा रूस, तीसरा यूक्रेन, देखो चौथा यहाँ पर लगा रोमानिया। कौन सा है? रोमानिया। पांचवा है बुल्गारिया, और यहाँ पर देखो यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से ये वाला कौन सा? टर्की। ये टर्की। और ये जो सागर है ना, ये जो सागर आप देख रहे हैं, ये वाले सागर, इन सागरों के इस तरफ जो महाद्वीप है इसका नाम तो एशिया है, और इसके इस तरफ जो ये ना, इसका नाम है कौन सा? यूरोप। और आप एक चीज नोटिस करेंगे कि टर्की का एक हिस्सा यहां पर जब आप देखोगे तो बुल्गारिया से जो लग रहा है, ये टर्की का हिस्सा
ये एशिया में ना होकर के, भाई ये तो पूरा टर्की है यहाँ पर तो, ठीक है ना, लेकिन टर्की का एक हिस्सा यहाँ यूरोप में भी स्थित है ना, तो टर्की का कुछ भाग, अधिकांश तो लगभग एशिया में है, लेकिन कुछ हिस्सा किस में पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो इसके साथ में जो सीमा बनाते हैं, वो सीमा बनाने वाले जो कि आपके काला सागर से लगते हैं, उनमें नाम बताओ एक एक करके। सबसे पहले कौन आया, जॉर्जिया, इसके बाद रूस, इसके बाद यूक्रेन, इसके बाद रोमानिया, बुल्गारिया, और एक ये 6 देश हैं, ये लगेंगे आपके इनके साथ में। बस समझ में आई कि नहीं बताओ? तो भाई बिल्कुल बढ़िया से समझना। अब जो ये सीरीज जो टेस्ट वाली चल रही है, इसमें मैं टारगेट करके चीजों को लाऊंगा। पहले तो रैंडमली लाते थे, करंट अफेयर बेस लिया है, पीवाईक्यू लिया है, लेकिन इसमें अपने थोड़ा सा सुधार कर लिया। अब मैंने अपने स्टडी टेबल के ऊपर एक पर्ची काट के बना के लगा लिया कि 1 नंबर क्वेश्चन इसका रखना है, 2 इसका, 3 इसका, 4 इसका, 5 इसका, ठीक है ना। तो अब बिल्कुल सीक्वेंस में एक फ्लो के साथ में और चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाएंगे ना। जैसे एक क्वेश्चन आपको भारत का सामान्य परिचय का दिख रहा होगा इसमें ना, तो एक पैटर्न के ऊपर लेकर आएंगे। तो ये वाला बताओ मामला सारा क्लियर है कि नहीं है? और कौन जल संधि किसको जोड़ती है, समझ में आ गया? तो इसको आप घर पे लिख लेना, नहीं तो तुमने कोई अपना एक मैप आता है ना अपना केजीएस का, तो खान सर वाली किताब आती है, वो ले लेना एक किताब, उस किताब में जाके थोड़ा सा एक बार मोटा मोटा सा इसको और देख लेना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? इसमें से सही बताना है। तो सही देखो एक बार, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? देखो, विश्वत व्रत शून्य अंश देशांतर को दर्शाती है। देखो विश्वत रेखा है ना, वो विश्वत रेखा हमेशा 0 डिग्री अक्षांश होती है, ना कि देशांतर। इसका मतलब ये देशांतर नहीं, क्या हो गया गलत। गलती क्या होती है कि हम इतने जल्दी में होते हैं कि हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं और यहां तक लाते लाते खत्म कर देते हैं। समझ में आई बात? भाई विश्वत 0 डिग्री हो गया बस काम, आगे नहीं देखेंगे, आगे अक्षांश एक देशांतर है। इसलिए मैंने लिखते समय इस बात का ध्यान रखा है कि हम जल्दीबाजी में क्या गलती करते हैं, और यहाँ पर तुम लोग गलती करोगे अगर ये प्रश्न आएगा तो। इसलिए ध्यान रखना कि जो इक्वेटर या विश्वत रेखा है वो 0 अंश देशांतर नहीं है, वो 0 अंश क्या है, अक्षांश। एक बात तो ये, तो इसका मतलब हो गया गलत। दूसरा, विष्णु विश्वत व्रत के द्वारा, पता है विष्णु दिमाग में से क्यों निकला है? क्योंकि अपने क्लास में सबसे पीछे एक लड़का बैठा हुआ है, सॉरी बैठा हुआ नहीं है, वो ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे टेबल के ऊपर, अब उठाया हुआ है ना सही में, मतलब ऐसे लेटा हुआ। आपने देखा भगवान विष्णु की मूर्ति देखी कभी? तो वो नाग सैया होती है, उसमें भगवान ऐसे लेटे होते हैं, नीचे लक्ष्मी माता पैदावार होती है। भाई तेरी लक्ष्मी कहाँ है रे? लेटा तो ऐसा है, ऐसे लेटा हुआ है। तो मेरे दिमाग में ना वो बात चल रही थी, मैंने बड़ा आराम से लेटा यार तो सॉरी, विश्वत व्रत के द्वारा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा जाता है। सही बात है, जो हमारी पृथ्वी है इस पर विश्वत रेखा है, इसके उत्तरी गोलार्ध, नीचे कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो, महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील का बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, जो 20 डिग्री उत्तरी है। अब सुनो आप इस प्रश्न को, अब आप मुझे एक बात कह सकते हो बड़े आराम से कि सर आप मुझे ये बताओ कि इस प्रश्न को कितना याद करें। चंद्रपुर हमें नहीं पता महाराष्ट्र में कहाँ है, ब्राजील का बेलो हॉरिजॉन्टो नहीं पता है हमारा कहाँ पर है, तो हमें तो कुछ आइडिया नहीं लगेगा। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप एनसीईआरटी किताब पढ़ो तो वहां पर ये वर्ड विश्वत रेखा है, और ब्राजील जो है ना, ब्राजील जो है वो इस सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ब्राजील का बेलो हॉरिजॉन्टो ये 20 डिग्री दक्षिण के ऊपर स्थित है, ये तो 20 डिग्री दक्षिण पर है, और ये जो हमारा चंद्रपुर है ये कहां पर है, 20 डिग्री उत्तर पर है। और जबकि ये कह रहा है कि दोनों ही एक अक्षांश पर है, इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट ठीक है, वो कौन सा है, 2। तो केवल 2, इसमें आंसर आपका कौन सा आएगा, 1 आएगा, 1। और आप में से अधिकांश लोगों ने इसका आंसर किया होगा सी। अब जितने लोगों ने सी किया है वो एक बार ऊपर हाथ करो ईमानदारी से। देखो, बहुत भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, सही बात है, कर्क रेखा 2 भागों में बांटेगी, 8 राज्यों से जाएगी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, लगभग 2 भागों में बांटती है। और कर्क रेखा के ऊपर की तरफ आपका शीतोष्ण और नीचे की तरफ कौन सा है, उष्ण कटिबंध है। ये बात सही है। दूसरा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी है, ये गलत है। देखो, भारत की जो अवस्थिति है ना वो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कहां पर अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध। और चूंकि जब भारत उत्तरी गोलार्ध में होगा तो बड़ी सीधी सी बात है कि जब भारत ही उत्तर में है तो सारे भारत के अक्षांश कौन से होंगे, उत्तरी होंगे। भारत में कोई भी अक्षांश दक्षिणी नहीं होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। इसका मतलब आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, बी आएगा। आंसर जो आएगा कौन सा आएगा, बी आएगा। भारत 2 कटिबंधों में विस्तृत देश है, सही बात है, ये भी ठीक है। फिर कह रहा है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्य शीतोष्ण कटिबंध, अरे भाई गलत हो गया ये तो, नहीं, इसको ठीक कर लो, इसको सुधार लो। वो कुछ ना कुछ एरर हुआ है, या तो लिखने में एरर हुआ है, टाइपिंग में एरर हुआ है। इसको उष्ण कर लो है ना, इस वर्ड को काट के इसको उष्ण कर लो है ना, इसको उष्ण कर लो। तो इसको अगर उष्ण रख लेते हैं हम तो सही आंसर कौन सा होगा, बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो भारत का अक्षांश से विस्तार हमेशा कौन सा होगा, उत्तरी होगा। जैसे अगर आप इसको देखना चाहो तो इसको आराम से जो है सीख सकते हो। देखो, अगर मैं आपको एक मैप इसका बताऊं
तो इसका सरल सा मैप देख, समय है ना सबके पास में, अब जल्दी तो नहीं है ना, आज तो कोई, आज सर की क्लास हो ही गई है ना, तो आप एक काम करेंगे, कल से अपनी लास्ट में लिया करेंगे क्लास, है ना, सही है कि नहीं है, ऐसे कर लेगा। चलो 1 मिनट तुम देख लो, भारत का एक बार विस्तार देख लो तुम, है ना। और यहां से आप चलोगे, क्या हो गया, देखो इसमें तुम थोड़ा सा ध्यान दो एक बार, भारत के विस्तार की जब बात करोगे तो भारत में यहां से नीचे एक लाइन है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। और एक चीज तो आप समझ चुके हैं कि 0 के ऊपर है, और यहाँ पर हमारा एक द्वीप समूह है, इसका नाम है कौन सा, अंडमान और निकोबार, और यहाँ से शुरुआत होती है, और ये अक्षांश हमारा, इसका नाम है 6 डिग्री 45 मिनट। ध्यान रखना हम विषुवत रेखा के ऊपर हैं, इसलिए अक्षांश कौन सा है, उत्तरी अक्षांश, ये ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश। और मुख्य भूमि की जब बात करता है तो हमारी मुख्य भूमि यहाँ पर है, जहाँ पर आता है कन्याकुमारी, और ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, और ये दक्षिणी नहीं है, ये कौन सा है, उत्तरी अक्षांश, है ना, इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो हमेशा भारत के संदर्भ में अक्षांश हमेशा उत्तरी आएगा, और यहां से जाती है रेखा, इसको बोलते हैं कौन सी, कर्क रेखा, और ये अगर कर्क रेखा है तो कर्क रेखा अगर ये है तो इसके ऊपर शीतोष्ण है और नीचे कौन सा है, उष्ण कटिबंध, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर चलो अगली बात के ऊपर, नेक्स्ट देखो अगला, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस हिस्से में अवस्थित है, बताओ एक बार। इसमें राज्य नहीं पूछा है, इसमें पूछा हिस्सा। ए लड़के, अरे क्या क्या हो गया तुम्हें, एक मिनट रुको, सुनो यार, अरे तुमसे कौन पूछ रहा है, एक बार तुम आगे आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहां भाग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, जा। सुन लो भाई, तुम सुन लो एक बार, बाकी लोगों को तो नहीं हो रहा है सिर में दर्द, अच्छा फिर ठीक है, अगर सिर में दर्द हो तो बता देना है, ठीक है ना। देखो पढ़ाई में सिर में दर्द हो रहा है, बताओ, अजीब बात तो ये है। और मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, मैं एविडेंस दिखा चुका हूं, प्रमाणित कर चुका हूं कि हमारी टेस्ट सीरीज जो चलती है केजीएस की, ये बहुत इफेक्टिव टेस्ट सीरीज है, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है। इसका बेनिफिट अगर आप नहीं ले पाओगे तो फिर कभी नहीं ले पाओगे। और अगर आप में से कोई भी बच्चा बीपीएससी की तैयारी करता है तो उनके लिए तो ये बहुत रामबाण है, क्योंकि लोगों को ना मेंस बहुत बढ़िया तैयार रहता है। और मेंस में मेंस का तो हाल ये है कि आपको पता ही, अभी भी तुमने देखा होगा कि लगभग सारे क्वेश्चन क्लास में से ही आते हैं। तो मेंस के लिए तो क्लास नोट से बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं है, पीटी में फंसते हैं सारे बच्चे। तो अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा ये काम की है। बाकी सारे एग्जाम्स में भी सेम वही हालत है। देखो सिमलीपाल जो आपसे पूछा है राज्य के पूर्वी हिस्से में है, इसमें हमने राज्य की चर्चा नहीं करी, हमने पूछ लिया किस भाग में। अब तुम इसके बारे में पहले तो बात सुनो एक बार। देखो जो सिमलीपाल है ना, सिमलीपाल, ये सिमलीपाल एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। क्या है बताओ, टाइगर रिजर्व। ये आप देखोगे तो यह जो टाइगर रिजर्व है ये आपका किस जिले के अंदर, किस राज्य में है, उड़ीसा। किस में है, उड़ीसा। और उड़ीसा का एक जिला पड़ता है, इसका नाम है मयूरभंज। कौन सा पड़ता है, मयूरभंज। तो ध्यान रखना, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व अपने भारत के उड़ीसा राज्य में किस जिले में पड़ता है, ये पड़ता है मयूरभंज। देखो ये जो क्षेत्र है जहां पर ये जिस पठारी क्षेत्र में है, इस पठारी क्षेत्र का नाम है छोटा नागपुर, ठीक है ना, छोटा नागपुर। देखो छोटा नागपुर, हालांकि आप कहेंगे सर उड़ीसा, उसमें झारखंड में, लेकिन उसका मुख्य रूप से विस्तार झारखंड है, बाकी भी तो क्षेत्रों में होता है ना आसपास। तो ये इस छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र के ऊपर स्थित है। देखो ये जो है ना, ये वास्तव में ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ना, इसका एक हिस्सा मयूरभंज नाम से एलिफेंट रिजर्व भी है। ध्यान रखना, यही इसी क्षेत्र के अंदर आपका एक एलिफेंट रिजर्व है। और ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि अभी ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व था, ये अभी तक केवल टाइगर रिजर्व था। इस क्षेत्र के अंदर आपका एलिफेंट रिजर्व था, ये एक वन्यजीव अभ्यारण्य था। हाल ही में इसे देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। सुन लो वापिस, देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है, सिमलीपाल। कौन बना है, सिमलीपाल। देखो सिमली जो शब्द है ना, ये एक वर्ड से बना हुआ है और इस वर्ड का नाम है सिमुल। कौन सा शब्द है, सिमुल। और सिमुल जो होता है, सिमुल, इसका अर्थ होता है सिल्क कॉटन। क्या अर्थ होता है इसका, सिल्क कॉटन होता है। ध्यान दो एक बार, ये जो सिमलीपाल है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व था। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा के किस जिले में है, मयूरभंज में। इस सिमलीपाल को देश का क्या बना दिया गया, 107वां नेशनल पार्क। ये सिमलीपाल जो शब्द है ये सिमुल से बना है। सिमुल का मतलब होता है सिल्क कॉटन होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये जो टाइगर रिजर्व है, इस टाइगर रिजर्व का जो एरिया था, कुल एरिया, ये था 2750 वर्ग किलोमीटर। कितना था, 2750। इस टोटल टाइगर रिजर्व के 2750 में से लगभग 845 वर्ग किलोमीटर एरिया लेकर के और इसको जो है नेशनल पार्क घोषित किया गया है।
इसकी एक विशेष बात है, इस सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मेलेनिस्टिक, मैंने क्या बोला एक बार ध्यान रखना। देखो ये प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में मेलेनिस्टिक टाइगर के लिए प्रसिद्ध जो आपका टाइगर रिजर्व वो कौन सा है, सिमलीपाल है। देखो मेलेनिस्टिक कौन से होते हैं, आपने देखा होगा कि सामान्य रूप से पीले पीले रंग के टाइगर दिखाई देते हैं, उन पे धारियां होती हैं, लेकिन मेलेनिस्टिक जो होते हैं ना, आपने एक वर्ड सुना है जो मेलेनिन, जो त्वचा का रंग है, उसमें आपने साइंस में पढ़ते होंगे ना, और मेलेनिस्टिक का मतलब आप समझ लें रंग से संबंधित है। और काले रंग के अगर जो बाघ कहीं पर देखने को मिलते हैं तो वो कहां पर मिलते हैं, सिमलीपाल। अब बताओ कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, अरे जानकारी है कि नहीं काम की, वापस सुन लो। बताओ कौन सा टाइगर रिजर्व है, सारे बोलो कौन सा है, किसमें है, उड़ीसा का। बताओ ये किस शब्द से बना है, सिमुल का मतलब सिल्क कॉटन। देश का कौन सा नेशनल पार्क बना है, 107वां। इसमें कौन से बाघ मिलते हैं, मेलेनिस्टिक। तो ये मेलेनिस्टिक टाइगर पाए जाते हैं। इसमें मिश्रित साल के वन मिलते हैं, इसके अंदर अर्ध पर्णपाती और अर्ध सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये तमाम जानकारियां आपके यहाँ पर हैं। और ये ध्यान रखना, मेलेनिस्टिक टाइगर ये दुनिया में केवल एकमात्र ऐसा है जहां पर इस प्रकार के आपको बाघ देखने को मिलेंगे। फिर आप ध्यान दो एक बार, ये जो आपका टाइगर रिजर्व है, इसे 2009 में यूनेस्को का मैप कार्यक्रम है, मैन एंड बायोस्फीयर, इसके कार्यक्रम के तहत बायोस्फीयर में शामिल किया गया। देखो इसको घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व 1994 में। कब किया गया था, 1994। और इसे जो है ना मैप कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया 2009 के अंतर्गत। तो 2009 में इसको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को मैप कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया था। ये तमाम जानकारियां बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी जानकारियों को घर पे बैठ करके आराम से और तसल्ली से आप इसको लिख लेना। लिख लोगे ना इसको, तो ये आपका सही कौन सा आएगा, इसका आएगा सी। देश के किस हिस्से में आ जाएगा, पूर्वी भाग में आएगा ना, पूर्वी भाग के अंदर आ जाएगा, पूर्वी भाग, ठीक है ना। तो चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर आ पाओ। देखो अगला प्रश्न है आपका, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक बार, चंद्रगिरी नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है। देखो प्रश्न क्या पूछा है, नदी का पूछा है कि चंद्रगिरी जो नदी है वो किस राज्य से निकलती है, किस राज्य से होता है। जो हाल ही में इसमें लेबियो उरु मछली प्रजाति पाई गई है ना, जिसके कारण चर्चा में रही। एक लेबियो उरु नाम की मछली की प्रजाति खोजी गई, और वो मछली की प्रजाति कहां पर खोजी गई, चंद्रगिरी नदी के अंदर। अब हमें बात करनी है किसके ऊपर, चंद्रगिरी। तो चलो चंद्रगिरी नदी के बारे में मैं आपको कुछ जानकारियां बताता हूं, आप एक बार ध्यान से देखो। देखो चंद्रगिरी नदी के बारे में आप सुनो, और इसमें कई सारी काम की जानकारियां हैं, आप इनको बहुत अच्छे से लिख लेना। इनमें से जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये तमाम प्रश्न बहुत ही काम के प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो चंद्रगिरी नदी के बारे में देखो भाई एक बार। देखो मैं यहाँ पर सीधा बता देता हूँ, दिख रहा है ना सबको ये, हाँ तो ये मैं सीधा नोट्स में से ही कॉपी ले आया करके इसको, ठीक है ना। देखो ध्यान दो सारे बच्चे एक बार। ये कह रहा है कि इसे चंद्रगिरी नदी में खोजा गया है, जो कि कर्नाटक के कोडागु जिला, कर्नाटक कौन जिला है, कोडागु, इसमें पट्टीमला पहाड़ियों से निकलती। कौन पहाड़ियों से, पट्टीमला। तो चंद्रगिरी नदी का जो उद्गम है वो चंद्रगिरी नदी का उद्गम होता है पट्टीमला की पहाड़ियां, कर्नाटक राज्य का कोडागु जिला पड़ता है। इसके अलावा ध्यान रखना, ये यहां से निकलती है कर्नाटक के बाद कहां जाती है, केरल, और केरल से बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिरती है, ठीक है ना। और चंद्रगिरी नाम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और इस नदी को कर्नाटक में पयस्विनी नदी कहा जाता है। कर्नाटक में क्या नाम है, पयस्विनी। और केरल में इसको आप ध्यान रखना पेरम पूजा, है ना, आपने नाम सुना होगा भरत पूजा, है ना। तो ऐसे ही जो चंद्रगिरी नदी है इसे केरल के अंदर पेरम पूजा कहते हैं, कर्नाटक में पयस्विनी कहते हैं, और वैसे क्या कहते हैं, पेरम पूजा। और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस नदी को चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से किस नाम जानते हैं, चंद्रगिरी कहते हैं। और ये ध्यान रखना कर्नाटक में ताल कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर के प्रवाहित होती है। तो ये ध्यान रखना कि ताल कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य से प्रवाहित नदी कौन सी है, चंद्रगिरी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये जो एक एक लाइन लिखी जाती है ना इसके ऊपर नोट्स में, ये बहुत मेहनत से आती है एक एक लाइन, है ना। तो खूब एक एक घंटा 2-2 घंटा बैठकर रिसर्च होता है और फिर ये लाइनें आती है ना। इसलिए आपको सीधा मान लिया एक्सेप्ट कर लिया, सही है ना। तुम समझो बात, मेरी क्लास में शांति से पढ़ा करो आराम से ना। देख ये हुड़दंग नहीं करना है यार, तुम समझो बात। तो मेरी शक्ल देख लिया करो ना कि भाई मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूं, है ना, मुझे हुड़दंग पसंद नहीं है ना। लेकिन फिर भी तुम करते हो, पता नहीं क्या चाहते हो, हार्ट अटैक ला दोगे किसी दिन मुझे, है ना। तो ये जानकारी आपको ध्यान रह जाएंगी। तो देखो ये नदी है, ये किससे निकलेगी, आपकी कर्नाटक से निकलेगी। चलो अगली बात पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है आपका, बिहार के किस जिले में विंध्य चट्टाने पाई जाती है। तो विंध्य चट्टाने कहां मिलेंगे, कैमूर में मिलेंगे। जो भाई कैमूर और रोहतास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी चट्टाने हैं, बिहार के किस, तो ये जानकारी आपको ध्यान रह जाएंगी। तो देखो ये नदी है, ये किससे निकलेगी, आपकी कर्नाटक से निकलेगी। चलो अगली बात पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है आपका, बिहार के किस जिले में विंध्य चट्टाने पाई जाती है। तो विंध्य चट्टाने कहां मिलेंगे, कैमूर में मिलेंगे। जो भाई कैमूर और रोहतास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी चट्टाने हैं, तो ये है आपकी कौन सी, ये आएगा, इसका आंसर कौन सा, डी आएगा, और ये आएगा कौन सा, कैमूर। तो बिहार के दक्षिणी पश्चिमी, देखो विंध्यान, मैं एक प्रश्न एक डायग्राम बना के बताता हूं, उसको सुन लो एक बार फटाफट से एक बार। क्या थक गए क्या, तो अरे कॉपियां कैसे बंद कर रहे हो, देखो लड़कियां, देखो लड़कियां, ये लड़के सारी कॉपी बंद कर रही हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसलिए सुनेंगे नहीं,
भाई ये गलत बात है। चलो अगले, चलो लास्ट पे, चलो आ जाओ। अगला प्रश्न देखो एक बार, ये कह रहा है निम्नलिखित में से अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये पीवाईक्यू है ना, ये पीवाईक्यू है, किसी परीक्षा में पूछा गया राजस्थान के अंदर। तो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत दिया, और ये जो देने वाले व्यक्ति हैं इनका नाम है एडविन कैनन। क्या नाम है इनका? एडविन कैनन। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? बी आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई। अरे